Good afternoon, friends. So, yesterday in measures of central tendency and measures of dispersion, we have completed up to point number 55. एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने ऑलरेडी कवर कर दिए इस चैप्टर के. फिर भी इन स्पाइट ऑफ दैट इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स बाकी है, बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें और भी सॉल्व करना है. तो शैल वी कंटिन्यू. तो पॉइंट नंबर 56 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करते हैं. क्या पेज नंबर है? 205. पेज 205, पॉइंट नंबर 56 कंटिन्यू करना है. Which of the following is true? Usually, AM is best measure of dispersion. Usually, SD is best measure of dispersion. Both of these, none of these. Option B. Option B. Option C क्यों सही नहीं है? AM बेस्ट मेजर छोड़ो, AM मेजर ऑफ डिस्पर्जन ही नहीं है. AM is a measure of central tendency. AM is a measure of central tendency. तो क्वेश्चन नंबर 56 का क्या आंसर है? B. Which of the following is not uniquely defined? Mode, mean and median डेटा का एक ही होता है, करेक्ट और नॉट? बट देयर कैन बी टू और मोर मोड्स ऑफ द डेटा, करेक्ट और नॉट? देयर कैन बी टू और मोर मोड्स ऑफ द डेटा. लिखो इधर नीचे एक सेंटेंस, देयर कैन बी टू और मोर मोड्स ऑफ डेटा. देयर कैन बी टू और मोर modes of data. There can be two or more modes of data. सही है बच्चों? Weighted average are considered. Weighted average are considered when, बोलो कब weighted average consider करते हैं हम लोग? सिंपल एवरेज हम तब लेते हैं when all observations are of equal importance. याद है ऐसे कुछ एक रेगुलर बैच में एग्जाम्पल ये रहेंगे जहाँ पे समझो 6 सब्जेक्ट्स का सिंपल एवरेज लिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये 6 सब्जेक्ट को हमने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया. बट समझो हमें देखना है कि वो बच्चा मैथमेटिकली अच्छा है या नहीं. तो हो सकता है कि उसका इंजीनियरिंग का एडमिशन इज बेस्ड ओनली ऑन द स्कोर ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. तो वहाँ पे इन 3 सब्जेक्ट का रिलेटिव इंपॉर्टेंस विल बी केप्ट एज मोर और नॉट. या हो सकता है कि उसको एमबीबीएस करने जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, उसमें भी बायोलॉजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, करेक्ट और नॉट? तो रिलेटिव इंपॉर्टेंस बायोलॉजी का वहां पे ज्यादा रहेगा. तो व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस वी यूज वेटेड एवरेज. तो कौन सा ऑप्शन है बताओ? ऑप्शन ऑल ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. 58 का आंसर सी है क्या फिर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ सेट ऑफ for a set of n distinct positive observations. For n distinct बोला है बच्चों, तो बोलो क्या रहेगा? ऑप्शन बी. आर यू श्योर? ऑप्शन ए क्यों सही नहीं है? ऑप्शन ए गलत नहीं है, बट एन डिस्टिंक्ट बोला है, मतलब ऑब्जर्वेशन अलग अलग है. तो एम जीएम एंड एचएम सेम आने का तो सवाल ही नहीं उठता है. यस और नो? तो करेक्ट आंसर इज एम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम. नेक्स्ट, when a firm registers both profit and losses, which of the following measure of central tendency cannot be considered? जीएम. क्यों? कुछ नंबर पॉजिटिव है, कुछ नंबर निगेटिव है, तो जीएम कैलकुलेट ही नहीं होता. पता क्या? या तो जीएम सारे नंबर पॉजिटिव रहा तो कैलकुलेट होता है, या सारे नंबर निगेटिव रहा तो कैलकुलेट होता है. समझता है कि आपको? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मेरे भाई. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कुछ जाता है क्या दिमाग में? व्हाट इज, समझो आपको कोई पूछता है जीएम ऑफ 20 एंड -30 क्या है, तो आंसर इज कॉम्प्लेक्स नंबर. 20 इंटू -30 का प्रोडक्ट निगेटिव है, निगेटिव नंबर का कोई स्क्वायर रूट होता ही नहीं. यस और नो? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ में आएगा क्या? याद भी रहेगा क्या? when the firm registers both profit and losses, मतलब कुछ नंबर पॉजिटिव है कुछ नंबर निगेटिव है, which of the measure cannot be considered, क्या कैलकुलेट हो ही नहीं सकता? बोलो जीएम. नेक्स्ट, quartiles are the values dividing the given set of observations into 4 parts या 4 equal parts. से 4 parts गलत नहीं था, बट 4 equal parts is more appropriate. कोई भी 4 पार्ट नहीं करता है, वो 4 इक्वल पार्ट करता है. तो नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स कितने रहते हैं? 3 या 4? नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स 3 रहते हैं, 3 क्वार्टाइल्स ही रहता है, बट दैट डिवाइड्स द डेटा इन 4 इक्वल पार्ट्स. क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ो. Quartiles are the values dividing the given set of observations into
4 equal parts, into 4 equal parts. I hope you are getting this. Into 4 equal parts. Quartiles can be determined graphically using, इसका आंसर है ओगायूज. जैसे मीडियन आता है वैसे क्वार्टाइल्स भी आप ओगायू से फाइंड कर सकते हो. आप समझ रहे हो क्या? Quartiles can be graphically calculated with the help of OGAUs. Median can be graphically calculated with the help of OGAUs. Mode can be graphically calculated with the help of histogram. याद है क्या ये? तो प्लीज ये भी याद रखना. Quartiles can be graphically calculated with the help of OGAUs. Which of the following measures satisfy linear relationship between two variables? Answer. All of these. अरे linear relationship मतलब वो यार y is equal to a plus bx. If y is equal to a plus bx, then am of y is equal to a plus b into am of x. Median of y is equal to a plus b into median of x. Mode of y is equal to a plus b into mode of x. तो linear relationship तो सबने satisfy कर दिया ना, am ने, median ने, mode ने. तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज. यहाँ पे लगो तो लिखो if y is equal to a plus bx, if y is equal to a plus bx, then बोलो मेरे भाई am of y is equal to a प्लस बी इंटू एम ऑफ एक्स. एक फॉर्मूला कॉमा. बोलो मीडियन ऑफ वाई इज इक्वल टू, बोलो मेरे भाई, ए प्लस बी इंटू मीडियन ऑफ एक्स एंड मोड ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? बोलो बोलो ए प्लस बी इंटू मोड ऑफ एक्स एंड रेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? ए प्लस बी इंटू रेंज ऑफ एक्स. क्या आएगा? रेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी इंटू रेंज ऑफ एक्स. याद है क्या आपको? एस डी ऑफ वाई क्या आएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स. क्यू डी ऑफ वाई इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी इंटू क्यू डी ऑफ एक्स. ये क्वेश्चन नंबर 63 कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन 64, व्हाट इज जीएम ऑफ 8, 24 एंड 40? चलो बताओ आंसर. 3 ऑब्जर्वेशन से उसका जीएम फाइंड करना है. व्हाट इज जीएम ऑफ 8, 24, 40? यस बोलो. अच्छा इसका आंसर ये रहेगा कि चेक करो. जीएम इज इक्वल टू, टेल मी, इज इट क्यूब रूट ऑफ, बोलो 8 इंटू 24 इंटू 40. टेल मी, इज इट क्यूब रूट ऑफ 8 एज इट इज? वो 24 को मैं 8 इंटू 3 लिख देता हूँ एंड 40 को 8 इंटू 5 कर देता हूँ. चलेगा क्या? तो टेल मी, इज इट क्यूब रूट ऑफ, हाँ बोलो क्या आएगा? 8 क्यूब इंटू 15. सही है क्या? 8 क्यूब इंटू 15. तो टेल मी, इज इट क्यूब रूट ऑफ 8 क्यूब इंटू क्यूब रूट ऑफ 15? तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्यूब क्या आएगा? 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 15. तो ऑप्शन सी. समझा क्या आपको? बताओ ये प्लीज. मैंने क्या किया, वो जो 8 इंटू 24 इंटू 40 था उसको 8 इंटू 8 इंटू 8 इस फॉर्मेट में लाया पहले. तो क्यूब 8 का क्यूब रूट 8 ही आएगा इंटू क्यूब रूट ऑफ 15. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. एनी डाउट? हमने फिर अंडरस्टूड दिस. टेल मी ऑनेस्टली. 64th क्वेश्चन समझा है सबको? यस. 65, HM ऑफ 2, 3, 5 इज. डायरेक्ट कैलसी पे हो सकता है क्या? कैसे कैलसी पे कैसे करोगे वो बताओ. 2 डिवाइडेड बाय m प्लस 3 डिवाइडेड बाय m प्लस 5 डिवाइडेड बाय m प्लस 3 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू 2.90. अच्छा फॉर्मूला बताओ HM का क्या होता है? n डिवाइड बाय समेशन ऑफ 1 बाय x. ये मैं सही लिख रहा हूँ क्या? चेक करो प्लीज, बोर्ड पे देखो. n डिवाइड बाय समेशन ऑफ 1 बाय x. सही लिखा क्या मैंने? कितने ऑब्जर्वेशन है बोलो? 3 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 5. तो 1 बाय 2 मेमोरी प्लस 2 डिवाइड बाय m प्लस 3 डिवाइड बाय m प्लस 5 डिवाइड बाय m प्लस 3 डिवाइड बाय मेमोरी कॉल इज इक्वल टू, आंसर इज 2.90322. ऐसा कुछ है. तो आंसर इज क्लोज टू 2.90. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. सॉल्व कर रहे हो क्या मेरे साथ? व्हाट इज HM ऑफ ABCD? बताओ ABCD का HM क्या होगा? 4 डिवाइडेड बाय 1 बाय A प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C प्लस 1 बाय D. What is GM of ABCD? 4th root of A into B into C into D. What is arithmetic mean of ABCD? A plus B plus C plus D divided by 4. Next,
AM and HM of two numbers are 5 and 3.20, then GM will be, याद है क्या? For two observations, relationship between AM, GM, HM क्या होता है? GM square is equal to, लिखो, GM square is equal to AM into HM. AM into HM. AM कितना था बोलो? 5. HM कितना है? 3.20. तो 5 into 3.20 16. तो GM square 16 है बच्चों. तो GM square 16 है. तो GM कितना होगा? 4. GM is 4. Option D. For two observations, GM square is equal to AM into HM. याद रहेगा क्या ये? For two observations, GM square is equal to AM into HM. Find the value of first, that is lower quartile. अच्छा, lower quartile find करना है, मतलब क्या find करना है बच्चों? Q1. क्या find करना है? Q1. उसके लिए पहले क्या करें बोलो? डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा. तो कितने ऑब्जर्वेशन से पहले वो बताओ? 8 ऑब्जर्वेशन है. चलो बताओ, डेटा असेंडिंग ऑर्डर में बताओ. 10, 12, 15, 16, 18, 20, 23, 28. एंड Q1 पूछा है आपको. Q1 मतलब लोअर क्वार्टाइल हुआ ना. तो इज इट इक्वल टू 1/4 इंटू n प्लस 1. n प्लस 1 मतलब 8 प्लस 1 ना बच्चों. 1/4 इंटू 8 प्लस 1th टर्म. तो 9 डिवाइड बाय 4. टेल मी, इज इट 2.25 टर्म? इज इट 2.25 टर्म? तो बोलो सेकंड टर्म क्या है? 12 प्लस 0.25 इंटू 15 माइनस 12. 15 माइनस 12. तो 15 माइनस 12 कितना है? 3. 3 इंटू 0.25 कितना है? 0.75. तो 12 प्लस 0.75 कितना आता है? 12.75. इज इट ऑप्शन सी? वेद आंसर इज ऑप्शन सी. लोअर क्वार्टाइल पूछा था, मतलब आपको Q1 का वैल्यू पूछा था बच्चों. किसका वैल्यू पूछा था? Q1 का. यस और नो? तो क्या आंसर आया? Q1 इज इक्वल टू 12.75. Q1 इज इक्वल टू 12.75. 67th क्वेश्चन. 68. थर्ड डिसाइल फॉर द नंबर्स. थर्ड डेसाइल फॉर द नंबर्स. तो बोलो थर्ड डेसाइल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? थर्ड डेसाइल फॉर द नंबर्स. D3 फाइंड करना है ना मतलब. तो चलो ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर बताओ पहले. ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर बताओ बच्चों. 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 25. कितने ऑब्जर्वेशन है? 8. और आपको क्या फाइंड करना है? D3. D3 फाइंड करना है. तो D3 का क्या फॉर्मूला होगा? 3/10 इंटू 8 प्लस 1th टर्म. डू यू एग्री? 3/10 इंटू 8 प्लस 1 टर्म. तो 9 इंटू 3/10 क्या आंसर आएगा बोलो? 2.70th टर्म. इज इट 2.70 टर्म? 2.70 टर्म. तो बोलो सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म क्या है? 10 प्लस 0.70 इंटू बोलो 11 माइनस 10. तो मेरा आंसर इज 10.70. 10.70. ऑप्शन बी. थर्ड डिसाइड मतलब D3 फाइंड किया. लिख रहे हो क्या आप आंसर? नहीं. क्या आंसर है D3 का? फिर बोलो 10.70. नेक्स्ट. एवरेज सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स इज 10,000 एंड बोलो दैट ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इज 12,000. तो अनस्किल्ड वर्कर का एवरेज सैलरी कितना है? 10,000. ग्रुप वर्कर का कितना है? 12,000. व्हाट इज परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर? तो उस कंपनी में नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर का क्या परसेंटेज है, ऐसे करते फाइंड करना है. समझा क्या आपको ये? तो समझो, नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स हम N1 लेते हैं. नंबर ऑफ बोलो स्किल्ड वर्कर्स कितना लेते हैं? N1. एंड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स, नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स N2 लेते हैं. नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर कितने बोलो? N2. चलो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कितना है? एवरेज सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर 10,000. एवरेज एंड ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर्स कितना? मच 12,000. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बोलो? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर? बट आपको कुछ कंबाइंड अरिथमेटिक मीन वगैरह दिया है क्या? कुछ भी नहीं दिया. एवरेज वर्कर, एवरेज सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स एंड एवरेज सैलरी ऑफ बोलो स्किल्ड वर्कर्स, इतना ही दिया है ना. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बोलो स्किल्ड वर्कर्स? अब बताओ कुछ फाइंड करने का स्कोप है क्या तुम्हारे पास? क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप ज्यादा कंबाइंड अरिथमेटिक मीन? उससे कुछ मिलने वाला है क्या आपको? एक तो N1 N2 मिसिंग है. N1 N2 मिसिंग है. ऊपर से कंबाइंड अरिथमेटिक मीन भी नहीं है तुम्हारे पास.
तो इसका करेक्ट आंसर वैसे होना चाहिए था इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? नन ऑफ दीज। समझा क्या? समझा क्या मेरे भाई? तुम कुछ भी ऑनलाइन करो, कंबाइंड एम नहीं है तो तुम्हारे पास नंबर या परसेंटेज ऑफ अभी इधर नंबर्स फाइंड चालू है, करने का कोई स्कोप ऑनलाइन है देखने क्या? का रहेगा तो आप ऐसा उन्होंने देखते क्या हैं। देना चाहिए था इसके बाद मुझे में? स्क्रीन ग्रीन सब एकदम परफेक्ट है, आवाज कंबाइंड एम वगैरह। देते तो कुछ तो कर ये लेते हम लोग। क्वेश्चन भी एक्चुअली क्या पूछ क्वेश्चन सकते है? हैं, और डाउट भी पूछ रिवीजन दिया, सकते एक बार वापस पढ़ो। हैं। हाँ एवरेज हाँ। सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्क, ये मतलब मुझे अनस्किल्ड का अरिथमेटिक खाली मीन दिया है। मुझे ये होता है एवरेज सैलरी खाली। ऑफ ग्रुप ऑफ हाँ। skilled workers is how much? 12,000. Are you understanding this? यानी ये जो What is चल the रहा है percentage ये of लाइव स्ट्रीम skilled ये worker? ऑप्शन What is the percentage of फेस टू skilled फेस में worker? क्लास बता में पाओगे क्या आप? अभी ये मैंने अगर आपको उन्होंने कंबाइंड अरिथमेटिक मीन दिया होता तो हम कम से कम ये पता करते कि n1 इज व्हाट परसेंट ऑफ n1 प्लस n2। n1 इज n1 प्लस n2 मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए ना। बट उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन जरूरी था? कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। तो लिखो इसके नीचे, राइट, इनसफिशिएंट डेटा टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऐसे लिख रहे हो आप? लिख रहे हो क्या? insufficient data to solve this question. insufficient data to solve this question. लिख रहे हो क्या? आपको नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, इफ अरिथमेटिक मीन was given then answer can be calculated. लिख रहे हो क्या आप? क्या if what is given? if combined arithmetic mean was given then answer can be calculated. yes or no? लिखा क्या बच्चों? if combined arithmetic mean was given answer can be calculated. Next, there are two groups 75 and 65 as the harmonic mean containing 15 and 13 observation, then combined hm is, combined hm का फॉर्मूला याद है क्या बच्चों? क्या फॉर्मूला है combined hm का? बोलो। n1 plus n2 divided by n1 by h1 plus n2 by h2। आप जानते हो कि बच्चों आपको अभी भी ये फॉर्मूला पता नहीं था, एंड अब इसके बाद में भी आपको आपने याद रखने का कोई कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं लिया, क्योंकि आप सोच रहे हो कि देखेंगे ना एग्जाम के पहले, एंड फिर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, फिर आपको पछतावा होगा उस वक्त पे कि काश मैं एक बार तो अच्छे से पढ़ लेता। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। n1 प्लस n2, बोलो कितना है n1 प्लस n2? 15 प्लस 13 डिवाइडेड बाय n1 बाय h1 कितना आएगा बोलो? 15 बाय 75 प्लस 13 बाय 65 है क्या बच्चों? करो कैलसी पे करो। 15 बाय 75 मेमोरी प्लस 13 बाय 65 memory plus 28 divided by memory recall is equal to, answer is 70. Is it none of these? whether combined arithmetic mean is 70 या 70.36 को टिक कर दूं? ऐसा कुछ नहीं होला, एग्जैक्ट कोई राउंडिंग का डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। whether answer is 70 my friends. is it none of these? next, combined hm का फॉर्मूला याद था क्या आपको? n1 plus n2 डिवाइडेड बाय n1 बाय h1 प्लस n2 बाय h2। कल मैंने लिख के भी दिया था, तीन ग्रुप के केस में भी फॉर्मूला लिखा था हमने। इनफैक्ट कंबाइंड am, कंबाइंड gm, कंबाइंड hm, तीनों का फॉर्मूला हमने साथ में लिखा है। नेक्स्ट, व्हाट इज hm ऑफ 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 अप टू 1 by n? तो बोलो hm का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताओ पहले। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय sum of reciprocals of all observations। लिखो ऐसे आप, डिवाइड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। सही है बच्चों? चलो बोलो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने? 1 2 3 1 1 by 2 1 by 3 अप टू 1 by n है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? n। अच्छा बोलो, पहला ऑब्जर्वेशन 1 है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1। दूसरा ऑब्जर्वेशन 1 by 2 है, उसका रेसिप्रोकल 2। नेक्स्ट 3 4 अप टू n। तो n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, तो n एज इट इज डिवाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n का आंसर क्या आता है बोलो? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये n कैंसिल हुआ क्या? क्या आंसर आया फिर बोलो? 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, 2 डिवाइडेड बाय बोलो n प्लस 1। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इज आंसर। 2 divided by n plus 1 is the answer. How many of you understood this? समझा ना? नंबर, अदरवाइज हम फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1 बाय x, n डिवाइडेड बाय
समेशन ऑफ 1/x। ध्यान है क्या तुम सबका, या सो रहे हो, नींद आ रही है? हाँ, पक्का ना? n divided by summation of 1/x, number of observations divided by sum of reciprocals of all observations, whether answer is 2 divided by n plus 1, n cancel हुआ है, समझ रहा है? Next, and an aeroplane flies from A to B at a speed of 500 kilometers per hour and comes back from B to A at 700 kilometers per hour. Average speed of entire journey is, yes, average speed of entire journey is, अच्छा सुनो ध्यान से, चलो मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ, ध्यान दे रहे हो यहाँ पे? समझो एरोप्लेन जाते वक्त x किलोमीटर्स गया, ओके, एंड आते वक्त भी x किलोमीटर्स आया, कितना किलोमीटर्स बोलो? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन इज इट इक्वल टू एवरेज स्पीड, इज इट इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो जाते वक्त कितना गया बोलो? x, आते वक्त x, तो x प्लस एक्स इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। जाते वक्त x किलोमीटर गया, क्या स्पीड से गया? 500 से, तो कितना टाइम लगा रहेगा? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड इज टाइम, तो कितना टाइम लगा रहेगा? x बाय 500 आवर्स, एंड आते हुए कितना टाइम लगा रहेगा? x बाय 700 आवर्स, इतना लगा रहेगा कि नहीं? चलो बताओ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है मेरे भाई? 2x डिवाइडेड बाय, ये कितना आएगा बताओ मुझे? 700x प्लस 500x, कितना बोलो? 1200x डिवाइडेड बाय क्या आएगा बोलो? 3 5 1 2 3 4 3,50,000। तो एक काम करो, 3,50,000 इंटू 2x, इज इट 7 लाख x? इज इट 7 लाख x डिवाइडेड बाय बोलो क्या आएगा? 1200x, तो 7x कैंसिल, तो 7 लाख डिवाइड बाय 1200, आंसर 583.33333 किलोमीटर्स पर आवर, 583.3333 किलोमीटर्स पर आवर। टेल मी माय फ्रेंड्स वेदर दिस इज एवरेज स्पीड। x तो कैंसिल हुआ ना? अच्छा, ये हुआ लेंदी मेथड से, करेक्ट है। सिंपल मेथड से क्या था? सिंपल मेथड था फाइंड बोलो HM ऑफ बोलो 500 एंड 700। आप कैलसी पे करो, आंसर वही आएगा, समझा या नहीं? 500 डिवाइड बाय m प्लस 700 डिवाइड बाय m प्लस, कर रहे हो क्या बच्चों? 2 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू, आएगा क्या आपको करने में? क्या आंसर है बोलो? 583.3333। ये सबसे सिंपल तरीका है या नहीं है? बट ये तभी यूज हो सकता है, प्लीज याद रखो बच्चों, इफ जाते वक्त एंड आते वक्त डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। डिस्टेंस चेंज हो गया तो फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। आर यू गेटिंग दिस? यस और नो? बोलो क्या आंसर है इसका? ऑप्शन बी, बी ना, 583.333 kilometers per hour. How many of you understood this? कुछ समझा है? Next, 73. If the variable assumes the value 1 2 3 4 5 with frequencies 1 2 3 4 5, what is arithmetic mean? तो वेरिएबल x के वैल्यूज क्या है बोलो? 1 2 3 4 5। f के वैल्यूज क्या है? 1 2 3 4 5, है या नहीं? चलो एफ एक्स बताओ क्या आएगा? एफ एक्स 1 4 9 16 25, सही है क्या मेरे भाई? आप एक बताओ अभी, अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है बोलो जल्दी? समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। अरे वैल्यूज आर 1 2 3 4 5 विद फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5, तो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है? 55। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है? 15। तो टेल मी whether answer is 11/3, whether answer is 11/3, what is arithmetic mean? Answer is 11/3। आप लिखते तो हो कि नहीं भाई? लिखते हो क्या बेटा? whether arithmetic mean is 11/3, any doubt? gm of x is 10 and gm of y is 10, gm of x into y is बोलो? gm of x is 10, gm of y is 10, बराबर है ना? देन gm of x 10 है, gm of y भी 10 है, gm of x y is बोलो? क्या रहेगा? 10 इंटू 10 100 रहेगा, 150 रहेगा, या कुछ समझ में नहीं रहा है? ओके चलो बताता हूँ, ध्यान दे रहे हो सब लोग? अच्छा मुझे बताओ x में
जो ऑब्जर्व प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ बोलो ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, समझो एक्स में n ऑब्जर्वेशन है का nth रूट इज इक्वल टू कितना है बोलो 10, yes or no, is it 10 my friends, and gm of y is 10, तो अब बोलो प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x क्या रहेगा, 10 का पावर 1 बाय n रहेगा क्या, 10 का पावर, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y क्या रहेगा फिर, 10 का पावर 1 बाय 10 का पावर क्या रहेगा, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस gm ऑफ x इज 10, इसका आंसर क्या है बोलो 10, तो ये nth रूट, समझा कि आपको ये कुछ गया क्या दिमाग, gm आंसर 10 है ना, तो प्रोडक्ट कितना हुआ 10 का पावर 1 बाय n, यस और नो, एंड फिर बोलो gm ऑफ y क्या है 10 का पावर 1 बाय n है, समझो समझो ऑब्जर्वेशन n ही है, यस और नो, तो अब बोलो gm ऑफ एक्स वाई क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्स वाई, मतलब क्या रहेगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वाई, तो क्या रहेगा 10 का पावर 1 बाय n इंटू 10 का पावर 1 बाय n, तो 10 का पावर 1 बाय n इंटू 10 का पावर 1 बाय n क्या रहता है 10, 1 बाय n प्लस 1 बाय n क्या आता है 10 का पावर 2 बाय n, 1 बाय n प्लस 1 बाय n यार 10 का पावर 2 बाय n, 10 का उसका प्रोडक्ट आया, एंड उसका nth रूट क्या आएगा, उसका nth रूट, समझा क्या आपको ये, उसका nth रूट क्या आएगा फिर 10 का पावर 2, 10 का पावर 2, नहीं समझ रहा आपको ये, तो क्या आंसर आएगा 100, क्या आएगा आंसर, अरे प्रोडक्ट किया है तो इसका जीएम एंड उसका जीएम सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा ना, तो 10 इंटू 10 आंसर क्या आएगा 100, नहीं समझ रहा आपको, अच्छा मुझे बताओ ये ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स का प्रोडक्ट है, ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ y का प्रोडक्ट है 10 का पावर 1 बाय, एंड इसका आपको टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं अभी, अभी भी n ही है ना, अभी भी n ही ऑब्जर्वेशंस है ना, अरे एक्स वाई में n ही ऑब्जर्वेशंस है ना, समझ रहा है कि आपको ये, तो इसका पावर क्या आएगा बोलो 1 बाय n, इसका पावर क्या रहेगा इस gm ऑफ एक्स वाई, इस gm ऑफ एक्स वाई, तो 10 का पावर 1 बाय n इंटू 10 का पावर 1 बाय n कितना आता है बोलो, 10 का पावर 1 बाय n प्लस 1 बाय n मतलब क्या 10 का पावर 2 बाय n, तो 10 का पावर 2 बाय n का nth रूट इंटू 1 बाय n क्या रहेगा ये 10 का पावर 2 विच इज इक्वल टू 100, इन शॉर्ट आंसर 10 इंटू 10 है, आंसर 10 इंटू 10 है, तो इज इट नन ऑफ दीज, वो तो तुम बोलते रहोगे तो ऐसे लिखते सर हम, है कि नहीं, इसके लिए हम थोड़ी कैलकुलेशन करते, तो बोलते हैं कि सर आप कितना टाइम लगता है सर, हमने 2 सेकंड में जज कर लिया था नन ऑफ दीज, है ना, AM and GM of 10 observations are both 15, AM GM दोनों 15 है, then HM is 15, AM and GM 15 है, इसका मतलब ये all observations are same, all observations are same, लगे तो इधर ब्रैकेट में लिखो AM and GM is equal to 15, it means बोलो all observations are same, आर सेम मतलब क्या है वो सारे ऑब्जर्वेशन 15 15 15 15 15 ऐसे ही है, यस और नो, तो उसका एचएम भी 15 ही आएगा, एचएम भी 15 ही आएगा, चलो क्वेश्चन नंबर 76 करना है क्या सॉल्व बच्चों, फाइंड रेंज ऑफ 65 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर, तो बोलो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है L माइनस एस, तो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन कौन सा है, कौन सा है 100 सेंटीमीटर, सबसे छोटा 20 सेंटीमीटर, आंसर 80 सेंटीमीटर्स या 80 रेंज है ये, तो 80 सेंटीमीटर्स रेंज पूछा है, तो आंसर इज 80 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे ख्याल से सेम डेटा है एंड क्वेश्चन है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो चलो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला बताओ मेरे भाई, पहले फॉर्मूला L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस इंटू 100, तो L माइनस एस कितना है वो बताओ, 80 सेंटीमीटर्स, L प्लस एस कितना है 120 सेंटीमीटर्स इंटू 100, आंसर इज 66.666, वेदर आंसर इज इन सेंटीमीटर और परसेंटेज, तो ऑप्शन सी या डी, डी, यहां पे सेंटीमीटर नहीं लिख सकते आंसर, इट्स अ कोएफिशिएंट, इट्स अ कोएफिशिएंट, छोटा सा पॉइंट रहता है बट एक मार्क या तो देता है या
एक जो आने वाला है वो तो जाता ही है, साथ साथ में 0.25 और लेके जाता है, जो स्कोर किया है ऑलरेडी आपने कहीं तो बड़ी मेहनत से, है या नहीं? क्या आंसर है इसका, बोलो? 66.666। ये क्या है, रेंज या कोएफिशिएंट ऑफ रेंज? तो व्हाट इज यूनिट फ्री? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज यूनिट फ्री। तो बोलो और क्या यूनिट फ्री है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन आर यूनिट फ्री। इन शॉर्ट, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर यूनिट फ्री। लिखो एक सेंटेंस, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर यूनिट फ्री। रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर, बोलो, यूनिट फ्री। लिख रहे हो क्या मेरे भाई? रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर यूनिट फ्री। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन एंड रेंज फॉर, चलो बोलो, रेंज इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ, L माइनस एस, इज इट 80 सेंटीमीटर्स माइनस 20 सेंटीमीटर्स? आंसर 60 सेंटीमीटर्स, यस और नो? और क्या पूछा है? एस डी इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, हमेशा ऐसे होता है क्या? नहीं, फॉर 2 ऑब्जर्वेशन। तो विद आंसर 60 सेंटीमीटर्स डिवाइड बाय 2, तो टेल मी आंसर 30 या 30 सेंटीमीटर्स? 30 सेंटीमीटर्स। अरे ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन थोड़ी है, ये तो एब्सोल्यूट मेजर है ना, एंड एब्सोल्यूट मेजर यूनिट के साथ रहता है, यस और नो? तो फॉर 2 ऑब्जर्वेशन स्टैंडर्ड डिविएशन इज द हाफ ऑफ द रेंज। अच्छा, ये आपको शॉर्टकट याद नहीं आ रहा था तो भी आंसर आता क्या आपका? तो भी एसडी का फॉर्मूला यूज करके आंसर लाता ना? कौन सा फॉर्मूला? अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल एन। याद है आपको ये? यस और नो? इधर नीचे एक सेंटेंस लिखो, फॉर 2 ऑब्जर्वेशंस रेंज इज ऑलवेज रेंज इज ऑलवेज डबल ऑफ एस डी। सही लिखा है क्या मैंने? सही बोल रहा हूँ क्या, बताओ? फॉर 2 ऑब्जर्वेशंस रेंज इज ऑलवेज डबल ऑफ एस डी। रेंज इज ऑलवेज डबल ऑफ एस डी, या इसी को आप क्या बोल सकते हो? एस डी इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेंज। एस डी इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेंज, बट दिस इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल फॉर 2 ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स इज, तो बोलो, एस डी ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का क्या शॉर्टकट है? कल लिख के दिया था मैंने आपको। एस डी ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 12। तो एस डी ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स पूछा है आपको, देयरफॉर एस डी ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू, हाँ बोलो, 25 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 12। तो 25 स्क्वायर 625 माइनस 1 जो भी आया डिवाइड बाय 12, एंड उसके बाद जो भी आया उसका स्क्वायर रूट। आंसर इज 7.21110255092। अगर यहाँ यूनिट्स इज द आंसर, समझ रहे? ये तो नंबर्स है इसलिए मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बट अगर डेटा सेंटीमीटर मिलीमीटर में होता, कुछ होता, तो वही यूनिट यहाँ पे भी आ जाता। समझा क्या? समझा क्या? ओके, 88th पॉइंट, वो आपको सिर्फ पढ़ना है। अभी पढ़ोगे क्या बच्चों? इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम देन एस डी इज 0। डू यू एग्री? अच्छा, if can I say if all observations are same then range is also 0? अरे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन लोएस्ट ऑब्जर्वेशन सेम है ना मेरे भाई? तुम सच्ची में नालायक हो गया यार। रेंज 0 आएगा कि नहीं? एमडी क्या आएगा? 0। अरे डिस्पर्जन ही नहीं, ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम, तो सब 0 आएगा। इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम, रेंज इज इक्वल टू एमडी इज इक्वल टू एसडी इज इक्वल टू क्यूडी इज इक्वल टू 0। एंड एसडी 0 क्यों आएगा? सिंपल चीज है यार, 80 80 80 80 80 ऐसे ऑल ऑब्जर्वेशन है, उसका अरिथमेटिक मीन भी 80 है, तो x माइनस एक्स बार सारे वैल्यू 0 आ जाएंगे, तो मीन डिविएशन 0 आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन 0 आएगा। यस, और Q3 एंड Q1 दोनों का वैल्यू सेम आएगा, तो Q3 माइनस Q1 0 ही आएगा ना? यस और नो? लिखो बाजू में या ऊपर जहां पे जगह है उधर लिखो, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम देन, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम, मैं दूं क्या लिखे? नहीं तो तुम्हारे नोटबुक में लिख के देता हूं मैं, नहीं हो रहा है तो। If all observations are same, then range is equal to MD is equal to SD is equal to QD is equal to what? 0. If all observations are same,
देन रेंज इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू क्यू डी इज इक्वल टू 0। याद रहेगा क्या? पक्का? इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम, रेंज इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू क्यू डी इज इक्वल टू 0। सही है। चलो सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ो एस डी का। एस डी इज, बोलो, अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। कल ही पढ़ा था क्या हमने? इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज्ड बाय 5, एस डी को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर डिडक्ट, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन राइट से 15 सब्ट्रैक्ट किया या 20 सब्ट्रैक्ट किया, राइट, अ पर्टिकुलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल ऑब्जर्वेशंस, एसडी को कोई फर्क पड़ता है क्या? बट सारे नंबर्स को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है? पहले जो एसडी था एसडी 5 टाइम्स हो जाता है। सारे ऑब्जर्वेशन को 10 से डिवाइड किया तो पहले जो एसडी था उसको डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा टू फाइंड न्यू एसडी। कंबाइंड एसडी का फॉर्मूला सही है क्या? बताइए क्या फॉर्मूला है? यूज किया था क्या कल हमने? n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2 इसका स्क्वायर रूट। एंड अगर स्क्वायर रूट नहीं लिया तो इट्स कंबाइंड वेरिएंस, इट इज कंबाइंड वेरिएंस। d1 क्या होता है यहाँ पे? डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। d2 क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकंड ग्रुप एंड कंबाइंड एम। s1 क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ग्रुप 1। s2 क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ग्रुप 2। याद रहेगा क्या? सिर्फ यहाँ पे वेयर d1 एंड d2 क्या होता है उतना लिखो आप। वेयर d1 इज इक्वल टू क्या लिख रहा है बोलो? ऐसे पूरा लिखो, डिफरेंस बिटवीन बोलो मेरे भाई, am ऑफ ग्रुप 1 एंड कंबाइंड am ऑफ ग्रुप 1 एंड कंबाइंड am, दिस d1। एंड d2 क्या होता है बताओ? d2 इज इक्वल टू, बोलो, डिफरेंस बिटवीन am of group 2 and combined am, difference between am of group 2 and combined am, yes or no, is d2। s1 s2 क्या है आपको ऑलरेडी पता है, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ ग्रुप 1, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ ग्रुप 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, if am and coefficient of variation of x are 10 and 40, what is the variance of 15 minus 2x? What is 15 variance of, बोलो, 15 minus 2x। आपको क्या दिया? am and coefficient of variation of x। सबसे पहले तो बताओ coefficient of variation का क्या फॉर्मूला होता है? coefficient of variation का फॉर्मूला बताओ मेरे भाई। sd डिवाइडेड बाय am इंटू 100। coefficient of variation कितना था? 40। sd डिवाइड बाय am कितना था? 10 इंटू 100। am 10 था क्या मेरे भाई? इससे आपको sd मिला क्या बच्चों? बोलो, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x कितना है फिर? बोलो 4। 100 डिवाइड बाय 10 का आंसर 10, 40 डिवाइड बाय 10 इज इट 4? यहां तक कितने लोगों को समझा? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x 4 है, यहां तक समझा क्या? आपको क्या पूछा है? वेरिएंस ऑफ 15 माइनस 2x। एक मिनट ध्यान दो, मुझे पहले सॉल्व करने दो। सपोज y इज इक्वल टू 15 माइनस 2x है, सपोज y इज इक्वल टू 15 माइनस 2x है, तो आपको क्या पूछा है? वेरिएंस ऑफ 15 माइनस 2x पूछा है। मतलब कहना है इसे आपको वेरिएंस ऑफ y पूछा है। अरे 15 माइनस 2x इज इक्वल टू y है भाई, तो आपको वेरिएंस ऑफ y पूछा है कि नहीं? चलो मुझे काम करो, इफ y इज इक्वल टू 15 माइनस 2x, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y का फॉर्मूला बताओ। बोलो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। एक काम करो, दोनों साइड का स्क्वायर करो। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y का स्क्वायर क्या आता है? बोलो, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू b का स्क्वायर, b स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x का स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ x। डू यू एग्री? तो बोलो बच्चों, b का वैल्यू कितना है उधर ऊपर? बोलो 2 का स्क्वायर, 2 करो या -2 का स्क्वायर करो, आंसर तो 4 आएगा ना। एंड बोलो वेरिएंस ऑफ x कितना है? 4 स्क्वायर। कैसे? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x 4 है, तो वेरिएंस ऑफ x कितना होगा? 16 होगा या नहीं? क्या आंसर है फिर इसका? बोलो 64। तो 64 क्या है मेरे भाई? ये वेरिएंस ऑफ y। 64 क्या है? वेरिएंस ऑफ y कितना है? बोलो 64 आया कि नहीं? Therefore कैन आई से दिस इज वेरिएंस ऑफ y की जगह पे मैं लिख देता हूँ 15 माइनस 2x। तो वेरिएंस ऑफ 15 माइनस 2x कितना है? बोलो 64। वेरिएंस ऑफ 15 माइनस 2x कितना है? आंसर 64। नहीं समझा होगा आपको। पहले मैंने क्या किया? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला यूज करके एसडी ऑफ एक्स फाइंड करके लिया। क्या फाइंड करके लिया? एसडी ऑफ एक्स फाइंड करके लिया। कुछ जा रहा है दिमाग में? एंड एक बार एसडी ऑफ एक्स आया,
फिर आपको एस डी ऑफ 15 माइनस 2x पूछा होता तो क्या करते आप, एस डी ऑफ x को 2 से मल्टीप्लाई करते, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना आता, 4, 4 इंटू 2 कितना है बोलो, 8, 8 क्या है फिर बोलो, 8 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, तो 8 का स्क्वायर करो 64 इज वेरिएंस ऑफ y, इज वेरिएंस ऑफ y। नहीं समझा नालायकों को, सुस्त देख रहे भाई। इफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, क्या फॉर्मूला है बोलो, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। दोनों साइड का मैंने स्क्वायर किया, तो ये जो मैं बॉक्स कर रहा हूँ ये फॉर्मूला आया क्या बताओ, दोनों साइड का स्क्वायर किया तो क्या फॉर्मूला है बोलो, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू बी स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ x। तो इफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये भी फॉर्मूला याद रखो, इफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू बी स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ x। कुछ जा रहा है दिमाग में। Range is quickest to compute. However, range is based only on 2 observations and are too much affected by बोलो presence of extreme observations. Do you agree? क्योंकि वो सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है, लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है, उसके बीच में कितने ऑब्जर्वेशंस है क्या क्या है वो तो देखता भी नहीं। यस और नो, ये लिखा क्या या आपने पढ़ा क्या अच्छे से, क्या एक बार वापस पढ़ो, रेंज इज क्विकेस्ट टू कंप्यूट, क्विकेस्ट को अंडरलाइन करो, सबसे क्विक है कैलकुलेट करने के लिए, रेंज इज क्विकेस्ट टू कंप्यूट। हावेवर बोलो, रेंज इज बेस्ड ऑन ओनली 2 observations and are affected too much by the presence of extreme observations. Next, if profit of the company remains same for last 10 months, then SD of profit would be 0. Standard deviation of profit would be 0 because all observations are same. और ऑब्जर्वेशन सेम रहे तो रेंज, एमडी, एसडी, क्यूडी सब 0 आता है, पता है क्या आपको ये। नेक्स्ट, which measure of dispersion is considered for finding pooled measure of dispersion after combining several groups, बोलो स्टैंडर्ड डिविएशन। पूल्ड एसडी का फॉर्मूला आपके पास, पूल्ड एमडी, पूल्ड क्यूडी का तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है, पूल्ड मतलब कंबाइंड भाई, पता है ना भाई, कंबाइंड एम इज आल्सो नोन एज पूल्ड मीन, कंबाइंड एसडी इज आल्सो नोन एज पूल्ड एसडी। रिस्क है इसमें थोड़ा, लिखो combined AM is also known as, combined AM is also known as pooled mean, POOLED, and combined SD is also known as, बोलो पूल्ड एसडी, याद रहेगा। सो जाएगी एक 10 मिनट, एक्चुअली ऐसा ब्रेक लेते, सब लोग सो जाओ, ऐसे हेड डाउन कर दो और तो चलेगा क्या 10 मिनट, नहीं 10 मिनट से कुछ होगा नहीं, तुम बोलते रहे देना है तो आधा घंटा ब्रेक दे, नहीं तो चल रहा है चलने दे, है ना, बराबर है ना, 10 मिनट से कुछ नहीं होगा ना। लिटरली कुछ लोगों की आंखें बंद हो रही है, नहीं तुम्हारे नहीं बेटा, गलती से देखा, सॉरी बेटा, ऐसे देखा मैं तो जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, लेकिन देख सकता, अलाउड, मैं टीचर हूँ ना, है कि नहीं, अलाउड है बेटा, है ना, हाँ बेटा, ठीक है क्या सब, बीमार नहीं होना रे, हाँ चलो, पॉइंट नंबर 85 करना है कंप्लीट। स्ट्रेट बैठे नहीं सकते क्या बेटा, वो गाल पे हाथ रखना जरूरी है क्या, या पोज है वो, मतलब ऐसे फेवरेट है क्या तुम्हारा, मतलब ऐसे if all observations are increased by 25, if all observations are increased by 25, then AM का क्या होता है बोलो, increases by 25, लिखो सामने, AM increases by 25, median increases by 25, सही है क्या, mode increases by 25, range remains same, remains same,
याद रहेगा क्या? एम डी रिमेन्स सेम, एस डी रिमेन सेम, क्यू डी रिमेन सेम, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिक्रीजेस बाय 25 क्या? वो नहीं बोल सकते, वो नहीं बता सकते हम लोग अभी। उसके लिए एस डी कितने समझ रहे हैं ना? डिक्रीजेस इतना बता सकते हैं हम लोग, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है एस डी डिवाइड बाय ए एम। अब ए एम बढ़ गए, ए एम तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो आंसर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो पहले आया था उससे कम हो जाएगा। कितना कम होगा वो नहीं बता सकते, डिक्रीजेस इतना जरूर बता सकते हैं हम लोग। यस और नो? ओके नेक्स्ट, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर मल्टीप्लाइड बाय 10 देन ए एम बोलो बिकम्स 10 टाइम्स, बिकम्स बोलो 10 टाइम्स। क्या ना इसे अब लास्ट तक आंसर बिकम 10 टाइम्स है, सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में आंसर रिमेन सेम आएगा। नहीं समझा आपको? रिमेन सेम आएगा ना यहाँ पे, पक्का। क्यों रिमेन सेम आएगा? एस डी 10 टाइम्स होगा, ए एम 10 टाइम्स होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो एज इट इज ही रहेगा। एस डी डिवाइड बाय ए एम का आंसर तो एज इट इज ही रहेगा। ये क्वेश्चंस मैंने दिए, कुछ आपका कंसेप्ट एकदम रॉक क्लियर चाहिए, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रहना चाहिए। समझ आए क्या? वेदर एवरीथिंग बिकम 10 टाइम्स, बिकम्स 10 टाइम्स लिख रहे हो क्या हर जगह पे? बिकॉज मल्टीप्लाइंग बाय 10 इज एज वेल चेंज इन स्केल and all measures of central tendency as well as dispersion are affected by change in scale, becomes 10 times, range becomes 10 times। कहाँ हर बार लिखने का, एक ही बार लिख देना है ना, बराबर है ना? हम्म, becomes 10 times हो गया क्या बच्चों? हो गया क्या? नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल टू माइनस 8x प्लस 500, रेंज ऑफ x 45 है, व्हाट इज रेंज ऑफ y? तो बोलो, एक मिनट, ये क्वेश्चन ये है क्या? बताओ, y इज इक्वल टू बोलो, इज इट 500 माइनस 8x? 500 माइनस, इसको y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के साथ कंपेयर करो और बताओ a का वैल्यू कितना है? 500, b का वैल्यू कितना है? -8, b का वैल्यू कितना है? तो फॉर्मूला क्या है बोलो? रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b इनटू रेंज ऑफ x। तो बोलो रेंज ऑफ y कितना है वो तो फाइंड करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b कितना है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8 इंटू रेंज ऑफ x कितना है? 45। तो टेल मी इज इट 8 इंटू 45? आंसर 360। तो रेंज ऑफ y इज 360। नहीं समझा आपको? तो रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 360। आर वाई मतलब रेंज ऑफ y, लिखो भाई लिस्ट में, रेंज ऑफ y। अब बोलोगे सर रेंज ऑफ y फाइंड करना था, तो आपने तो आर वाई फाइंड किया है कि नहीं? तो रेंज ऑफ y कितना है? 360। कुछ गया दिमाग में? इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर मल्टीप्लाइड बाय -8, रेंज बिकम्स 8 टाइम्स या -8 टाइम्स? 8 टाइम्स। एब्सोल्यूट वैल्यू भी तो 8 ही आएगा ना, करेक्ट और नॉट? तो समझो यहाँ पे ऐसा है, y इज इक्वल टू -8x, ऐसा ही हुआ ना? x के सारे नंबर को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? -8 से। तो रेंज ऑफ y क्या रहेगा फिर बोलो? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8 इंटू रेंज ऑफ x। तो इज इट 8 टाइम्स ऑफ रेंज ऑफ x? यस और नो? तो रेंज ऑफ y विल बी 8 टाइम्स ऑफ रेंज ऑफ x। तो सारे ऑब्जर्वेशन को -8 से मल्टीप्लाई किया तो एस डी का क्या होगा? 8 टाइम्स होगा या -8 टाइम्स? 8 टाइम्स। एस डी एम डी क्यू डी जो भी कुछ 8 टाइम्स ही होगा वो, बट अरिथमेटिक मीन कितने टाइम्स होगा? -8 टाइम्स। अरिथमेटिक मीन को क्या है, वो तो नेगेटिव भी हो सकता है। यस और नो? फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट am फॉर फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट am फॉर फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। तो डेटा क्या है बोलो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डेटा है क्या मेरे भाई? अच्छा, इसका अरिथमेटिक मीन क्या है बताओ? 5। तो कैन यू टेल मी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस am? कैन यू टेल मी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस am?
4 3 2 1 0 1 2 3 4 सही है क्या? अरिथमेटिक मीन क्या था डेटा का? अरिथमेटिक मीन क्या था भाई? 5, तो 1 माइनस 5 माइनस 4 था, मैंने 4 लिखा। 2 माइनस 5 माइनस 3 था, मैंने 3 लिखा। समझा क्या? तो बोलो मीन डेविएशन अबाउट एम का फॉर्मूला बताओ। मीन डेविएशन अबाउट एम का बोलो, समेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। तो बोलो समेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एम का समेशन कितना है? 4 5 7 8 9 10 20 है ये। तो 20 डिवाइड बाय कितना बोलो? 9। वेदर मीन डिविएशन अबाउट एम इज 20/9। आपको ये क्वेश्चन पूछा है क्या? लेकिन नहीं, आपको पूछा क्या है? कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट एम का क्या फॉर्मूला है बोलो? मीन डेविएशन अबाउट एम 20 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय एम। एम कितना है बोलो? 5 इंटू 100 इंटू 100। मीन डेविएशन अबाउट एम डिवाइड बाय एम इंटू 100। सही है क्या? तो बोलो 20 डिवाइड बाय 9 ये क्या होगा? ये इंटू 1/5 होगा क्या? होगा क्या? तो एक काम करो, 20/9 ले लो कैलसी पे। इज इट 2.2222 डिवाइड बाय 5 इंटू 100? आंसर इज 44.44444। है क्या ऑप्शन में 44.444? है क्या? कौन सा ऑप्शन बोलो? ऑप्शन सी। इज इट 400/9 इज द आंसर? 400/9 इज द आंसर। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस। क्या था बच्चों ये? क्या था ये? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट एम। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट एम ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट, if 2x minus 3y is equal to minus 7, am of x is 1, md of x is 0.30, find coefficient of mean deviation about am for y। for y चलो x and y का रिलेशन क्या है वो बताओ मुझे। 2x minus 3y is equal to minus 7 है या नहीं है? अच्छा मुझे am of x दिया है क्या? am of x दिया है क्या? इसे am of y आएगा क्या? चलो वो कैलकुलेट करते हैं। तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिखो बोलो? ए एम ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू बोलो ए एम ऑफ वाई इज इट इक्वल टू -7। तो बोलो 2 इंटू ए एम ऑफ एक्स कितना है वो बताओ मुझे। 1। इधर +7 कर देता हूँ, चलेगा क्या? इज इक्वल टू 3 इंटू ए एम ऑफ वाई। नहीं समझा आपको ये शायद। तो 2 + 7 कितना आता है? 9 डिवाइड बाई 3। तो बोलो 9 डिवाइड बाई 3। ए एम ऑफ वाई का क्या आंसर आया बोलो? ए एम ऑफ वाई 3 आया क्या मेरे भाई? ए एम ऑफ वाई 3 आया क्या? ए एम ऑफ वाई 3 है। तो अच्छा ए एम ऑफ वाई आया, बट आपको क्या पूछा है? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट ए एम। तो क्या आंसर रहेगा उसका? मीन डेविएशन अबाउट ए एम ऑफ वाई डिवाइड बाई ए एम ऑफ वाई इंटू 100। बट अभी मीन डेविएशन पता नहीं ना अपने को, तो क्या करेंगे बोलो? व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई? बोलो व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -7। चलो इसको y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स के फॉर्म में लाते हैं। तो बोलो -3y इज इक्वल टू -7 माइनस 2x। दोनों साइड को -3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू 7/3 प्लस 2/3 इंटू एक्स। सही है क्या? तो अब बोलो ये फॉर्मूला है क्या? मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b इंटू मीन डेविएशन ऑफ x। तो बोलो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b कितना है? 2/3। मीन डेविएशन ऑफ x कितना है? 0.30। तो 2 इंटू 0.30 डिवाइड बाई 3 विद आंसर इज 0.20। ये 0.20 क्या है मेरे भाई? मीन डेविएशन ऑफ y। एंड आपको अरिथमेटिक मीन ऑफ y पता है क्या? आपको पूछा क्या है क्वेश्चन बोलो? कोएफिशिएंट ऑफ बोलो मीन डेविएशन अबाउट am फॉर y। इसका आंसर क्या रहेगा बोलो? मीन डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन ऑफ y इंटू 100। तो बोलो मीन डेविएशन ऑफ y कितना है? 0.20। अरिथमेटिक मीन ऑफ y कितना है? 3 इंटू 100। तो 0.20 डिवाइड बाई 3 इंटू 100। आंसर इज 6.66666। सही है क्या? बाप रे, इतना करके नन ऑफ दिस मजा ही नहीं आया कुछ, है ना? वेदर आंसर इज 6.66666 है कि नहीं? गलत है ना क्वेश्चन? इतना करके नन ऑफ दिस नहीं आना चाहिए, है ना? क्या करें फिर कोई तो टिक कर दो फिर एबीसी में से। वेदर आंसर इज 6.6666। समझा क्या मेरे भाई? नेक्स्ट,
फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मोड फॉर 4/11, 6/11, 8/11, 9/11, 12/11, 8/11. फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मोड फॉर. बोलो इसमें मोड है क्या डेटा का कुछ? कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट हुआ है क्या? कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट हुआ है क्या? 8/11 तो मोड तो पता है डेटा का. मीन डिविएशन अबाउट मोड पूछा है. चलो एक काम करो, एक्स की वैल्यू बताओ. एक्स की वैल्यू बताओ. 4/11, 6/11, 8/11, 9/11, 12/11, 8/11. ये डेटा का मोड बताओ. बोलो 8/11. तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस मोड बताओ अभी. बोलो 4/11 माइनस 8/11 क्या आंसर आता है? -4/11 आता है, तो उसको हम लिखेंगे 4/11 एब्सोल्यूट वैल्यू. देन 2/11, नेक्स्ट 0, 1/11, 4/11, 0. उसका समेशन कितना है? 6 और 5. इज इट 11/11? इज इट 11/11? मतलब कितना है समेशन? 1. तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस मोड 1 आया क्या? आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? मीन डेविएशन अबाउट मोड इज इक्वल टू, बोलो क्या फॉर्मूला होगा? मीन डेविएशन अबाउट मोड का क्या फॉर्मूला होता है? समेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्मॉल एन. सही है क्या मेरे भाई? बोलो समेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस मोड कितना आया? 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 6. तो आंसर इज 1/6. ऑप्शन ए. इज इट ऑप्शन ए? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था कि नहीं बताओ. मीन डिविएशन अबाउट मोड का क्या फॉर्मूला था? समेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्मॉल एन. अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट मोड फाइंड करने के लिए पूछा था तो क्या करते आप? मीन डिविएशन अबाउट मोड डिवाइडेड बाय मोड इनटू 100. मीन डिविएशन अबाउट मोड डिवाइडेड बाय मोड इनटू 100. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 92. व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 5, 5, 9, 9, 9, 10, 5, 10? सॉल्व करना पड़ेगा. कितने ऑब्जर्वेशन से बताओ आप? 9. तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला बताओ मुझे पहले. अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय स्मॉल एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर. है या नहीं? चलो बोलो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ कितना है? 25 + 25 + 81 + 81 + 81 बराबर है ना? प्लस 100 + 25 + 100 + 100. वेदर इट इज 618. इज इट 618? डिवाइड बाय कितना बोलो? 9 माइनस एक्स बार कितना है? अरिथमेटिक मीन कितना है बताओ? 5 + 5 10 + 27 + 55 डिवाइड बाय 9. आई थिंक 8 इज द अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन 8 है क्या मेरे भाई? 8 का स्क्वायर. नहीं समझ रहा है आपको ये क्या हो रहा है? तो 618 डिवाइडेड बाय 9 मेमोरी प्लस 8 इंटू एम माइनस मेमोरी रिकॉल का स्क्वायर रूट. बोलो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 2.16024. कोई ऑप्शन से मैच होता है क्या? देखो √42 का आंसर देखो. डिवाइड बाय 3 ये आंसर है मेरे ख्याल से. ऑप्शन बी है. √42 पहले देखो और उसको डिवाइड बाय 3 करो. √42 करो और उसको डिवाइड बाय 3 करो, सेम आंसर है. √42 डिवाइड बाय 3 करो कैलसी पे, सेम आंसर है 2.16024. है या नहीं है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. इज दैट क्लियर? ओके. एसडी का फॉर्मूला तो याद है क्या मेरे भाई? क्या फॉर्मूला है अभी जो यूज किया वो? क्या फॉर्मूला है? √ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर. एंड मैं और एक बार बता दूं, हर चीज़ अब एग्जाम तक पोस्टपोन मत करो मेरे भाई. कोई तो चीज़ें ऐसे रखो कि सर अब ये मुझे एग्जाम तक देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट मैं लिख सकता हूँ, बस हो गया. ऐसे करते करते सिलेबस फिनिश होगा. नहीं तो हर चीज़ नहीं देखेंगे, एग्जाम के पहले देखेंगे देखेंगे देखेंगे, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट को देखेंगे, हो जाता है. अचानक ऐसा हो जाता है कि एग्जाम को 5 दिन बचे रहते हैं एंड फिर उस समय पे फील ऐसे आता है कि 6 महीने और 5 दिन बचे. क्या फील आता है? 6 महीने और 5 दिन बचे, ऐसा फील आना चालू होता है. घर वालों को लगता है कि 5 दिन पे एग्जाम आया, तुम्हें अंदर से मालूम रहता है कि 6 महीने और 5 दिन है अपने पास. तो है कि नहीं? जितना तुम सोच सकते हो उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम है मेरे पास. है कि नहीं? अंदर से तुम ऐसे बोलते हो. क्या लगता है मम्मी आपको 5 दिन बचे? बिल्कुल नहीं. कितना? 6 महीना और 5 दिन, या शायद 1 साल और 5 दिन. है कि नहीं?
नहीं, AM and SD of X are A and B respectively. AM of and SD of X, तो बोलो AM of X कितना है? AM of X क्या है? A and SD of X क्या है? B. और आपको क्या पूछा है? SD of X minus A upon B. तो एक काम करते हैं, Y is equal to X minus A upon B करता हूँ, तो क्या ना इसे क्वेश्चन SD of Y पूछा है आपको? अरे SD of X minus A upon B मतलब SD of Y पूछा है ना अभी, जिसका जो क्वेश्चन है मैंने वो इज इक्वल टू वाई लिया है, तो आपको क्वेश्चन अब एस डी ऑफ वाई हुआ कि नहीं? तो बोलो इज इट वाई इज इक्वल टू, देखो इधर बोर्ड पे एक मिनट, इज इट एक्स बाई बी माइनस ए बाई बी? सही है। वेदर वाई इज इक्वल टू, बोलो माइनस ए बाई बी प्लस एक्स बाई बी। झुक के जाओ नीचे। नौटंकी जा रहा बस। माइनस ए बाई बी प्लस एक्स बाई बी, सही है क्या? एंड बोलो इज इट वाई इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी प्लस 1 बाई बी इंटू एक्स रहेगा क्या? बताओ। नाउ टेल मी वेदर द इक्वेशन हैज कम इन द फॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वेदर इट हैज कम इन द फॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो बोलो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू, बोलो एब्सोल्यूट वैल्यू बी कितना है? 1 बाई बी। एब्सोल्यूट वैल्यू बी 1 बाई बी है कि नहीं उस इक्वेशन में? इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, तो 1 बाई बी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स कितना है? बी, तो 1 बाई बी इंटू बी का आंसर क्या है? 1। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई आया मतलब ही स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन बी आया, यस और नो? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ, ऐसे लिख देना लगे तो, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1। मेरे भाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कैलकुलेट किया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन बी था ना, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1। आई होप यू आर गेटिंग दिस। नेक्स्ट, इफ क्वार्टाइल्स ऑफ अ वेरिएबल्स आर 45, 52, 65, मतलब Q1, Q2, Q3 दिया रहेगा ना बच्चों, और आपको क्वार्टाइल डिविएशन पूछा है, तो एक काम करो, लिखो Q1 इज इक्वल टू 45, Q2 is equal to 52, Q3 is equal to 65। चलो क्वार्टाइल डिविएशन पूछा है आपको, का क्या फॉर्मूला होता है? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, तो टेल मी इज इट 65 माइनस 45 डिवाइड बाई 2, वेयर द आंसर इज 10। क्वार्टाइल डिविएशन 10 आएगा क्या फिर? QD is equal to 10, QD is equal to 10। I hope you are getting this। Quartile deviation is equal to 10। Next, standard deviation of first n natural numbers is 2, find the value of n। चलो बताओ मुझे, standard deviation of first n natural numbers का फॉर्मूला जानते हो क्या आप? standard deviation of first n natural numbers का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 12। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स आंसर 2 है बोल रही है, तो 2 इज इक्वल टू क्या है बोलो? अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 12। एंड ये सॉल्व करके आपको 2 का वैल्यू फाइंड करना है, ये सॉल्व करके सॉरी n का वैल्यू फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डिविएशन तो पता है आपको, n का वैल्यू फाइंड करना है, तो दोनों साइड का स्क्वायर करो, दोनों साइड का स्क्वायर, तो ये 4 आएगा इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 12। सही है क्या मेरे भाई? यस और नो? तो बोलो इज इट 8 इज इक्वल टू, सॉरी 8 नहीं 48 ना, 48 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, देयरफॉर n स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो n इज इक्वल टू 7, दैट मीन्स देयर आर 7 ऑब्जर्वेशंस, देयर आर 7 ऑब्जर्वेशन। तो देखो अपने को शॉर्टकट याद रहा तो काम में आया कि नहीं? अगर आप पूरा ओरिजिनल फॉर्मूला से जाओगे तो कितना कॉम्प्लिकेट होगा, समझ सकते हो क्या है? तो वेदर आंसर इज 7 माय फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 12। याद था क्या ये शॉर्टकट? पॉइंट नंबर 96, इफ n1 इज 30, n2 इज 20, x1 बार दिया है, x2 बार दिया है, s1 दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ग्रुप 1 दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ग्रुप 2 दिया है, फाइंड कंबाइंड एसडी, और कंबाइंड एसडी को हम क्या बोलते हैं? पूल्ड एसडी, और पूल्ड एसडी ऐसे लिखो, कंबाइंड एसडी या पूल्ड एसडी आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला याद है क्या बच्चों? अच्छा, वो फॉर्मूला यूज करने के लिए पहले कंबाइंड एएम फाइंड करना पड़ेगा, तो चलो पहले कंबाइंड एएम फाइंड करते। कंबाइंड एएम का फॉर्मूला याद है क्या?
n1 x1 bar, तो इज इट 20 इंटू 55 प्लस n2 x2 bar, दैट इज 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाय, अच्छा 30 है क्या, तो इज इट 30 इंटू 55 प्लस 20 इंटू 60 डिवाइड बाय 30 प्लस 20, तो टेल मी 30 इंटू 55 memory plus 20 into 60 memory plus memory recall divided by 50 is equal to 57, whether combined arithmetic mean is 57, तो बोलो D1 क्या आएगा, D1 55 एंड 57 का डिफरेंस, बोलो क्या आंसर है 2, D2 इज इक्वल टू क्या है बोलो 60 एंड 57 का डिफरेंस कितना है 3, अब 2 लिखो -2 लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको समझा ना, एनीवे उसका स्क्वायर होने वाला है, इज दैट क्लियर। चलो कंबाइंड एसडी का फॉर्मूला बताओ मुझे पहले, कंबाइंड एसडी इज इक्वल टू अंडर रूट n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, लिखना रहता है बच्चों, मैंने लिखा है तो आपने भी फॉर्मूला लिखना रहता है, एग्जाम तुम्हें देना है, रिवीजन तुम्हें करना है, इसके बाद में भी रिवीजन का रिवीजन, तो कंबाइंड एसडी इज इक्वल टू अंडर रूट, बोलो n1 कितना था मेरे भाई 30, n1 30 था ना, s1 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इज इट 16, n2 कितना है बोलो 20 इंटू s2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज इट 25 प्लस n1 कितना है 30 इंटू d1 का स्क्वायर 4 प्लस n2 कितना है 20 इंटू d2 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 30 प्लस 20, 30 प्लस 20, हाँ करो 30 इंटू 16 मेमोरी प्लस 20 इंटू 25 memory plus 30 into 4 memory plus 20 into 9 memory plus memory recall divided by 50 is equal to जो भी आए उसका स्क्वायर रूट, आंसर इज 5.059 ऐसे कुछ है, तो क्लोज टू 5.06 5.059 ऐसा कुछ तो आंसर है, बराबर है या नहीं, तो 5.06 इज द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और पूल्ड एसडी, कंबाइंड एसडी है इसको हम बोलते हैं पूल्ड एसडी, समझा के सबको बताओ, कंबाइंड एसडी और पूल्ड एसडी, आंसर इज 5.06। नेक्स्ट, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वेर कैलकुलेटेड एज 40 एंड 5.10 रिस्पेक्टिवली, तो मीन कितना कैलकुलेट किया था 40, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कैलकुलेट किया था 5.10, वन ऑब्जर्वेशन वाज टेकन एज 50 इंस्टेड ऑफ 40, 40 की जगह 50 लिया था बाय मिस्टेक, करेक्ट एसडी इज, या कभी कभी करेक्ट एएम पूछ सकते हैं, एंड करेक्ट एसडी के लिए करेक्ट एएम फाइंड करना ही पड़ता है, गेटिंग दिस, करना है क्या सवाल अपने को, चलो बोलो रॉन्ग अरिथमेटिक मीन पहले क्या था वो बताओ, रॉन्ग अरिथमेटिक मीन 40, तो 40 वाज रॉन्ग अरिथमेटिक मीन, कैन आई से इट इज इक्वल टू रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्मॉल एन कितना है बोलो 100, सही है क्या बताओ, ये जो गलती से समेशन ऑफ एक्स लिया रहेगा उसको 100 से डिवाइड करके आंसर 40 आया रहेगा ना, तो बोलो रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स कितना है 4000, इज इट 4000, तो अब बोलो करेक्ट समेशन ऑफ एक्स क्या आएगा, करेक्ट समेशन ऑफ एक्स मुझे बताओ, 4000 गलती से लिया हुआ समेशन ऑफ एक्स था मेरे भाई, 100 ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन 40 था, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 4000 रहेगा कि नहीं, बट गलती से उन्होंने क्या लिया था, एक ऑब्जर्वेशन क्या लिया था बोलो, वन ऑब्जर्वेशन वाज टेकन एज 50 इंस्टेड ऑफ 40, तो जो गलती से 50 लिया था गलती से लिया हुआ डिडक्ट करो एंड सही में जो लेना था वो ऐड करो, तो क्या आंसर आएगा बोलो, इज इट 3990, तो 3990 क्या है ये मेरे भाई, करेक्ट समेशन ऑफ एक्स, तो बोलो करेक्ट एएम क्या रहेगा, फिर करेक्ट एएम क्या रहेगा 3990 डिवाइडेड बाय 100, इज इट 39.90, तो 39.90 क्या है मेरे भाई ये करेक्ट एएम। अब वैसे ही अब एक काम करो, मुझे बताओ रॉन्ग एसडी क्या था बोलो, रॉन्ग एसडी क्या था बोलो ना 5.10, एक मिनट ध्यान दो बच्चों प्लीज, 5.10 था, उसका स्क्वायर लिया मैंने, मतलब रॉन्ग वेरिएंस है ये, इज इक्वल टू, सामने अभी स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इधर स्क्वायर किया मैंने, इज इक्वल टू क्या रहेगा बोलो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल एन कितना है 100 माइनस एक्स बार पहले जो कैलकुलेट किया था वो कितना था 40 का स्क्वायर, ये एसडी तो पहले कैलकुलेट किया है ना मेरे भाई 40 का स्क्वायर, तो करो कैलसी पे 5.10 का स्क्वायर ले लो, 5.10 का स्क्वायर लिया क्या आपने, कितना है 26.01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 100 माइनस 1600, सही है क्या बच्चों, तो आप बताओ ये जो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है ये रॉन्ग है या करेक्ट है, रॉन्ग,
हम बोलो कितना आएगा 26.01 प्लस 1600 बराबर है क्या बच्चों, इंटू 100, बोलो आंसर कितना है 162,601, 162,601। वेदर दिस इज रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समझा भाई। 26.01 प्लस 1600 किया, जो भी आया इंटू 100, समझता है क्या? इज इट रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर या करेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर? तो रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आया, तो करेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा क्या? बोलो कैसे आएगा? 162,601 माइनस, गलती से क्या लिया था 50, बट लेना क्या था 40, समझा या नहीं? तो गलती से लिया था 50, तो माइनस 50 का स्क्वायर, सही में लेना था 40, तो ऐड 40 का स्क्वायर। तो 162,601 माइनस 2,500 प्लस 1,600, बोलो कितना आंसर आया? 1,61,701। नहीं समझा आपको ये? 1,61,701 ये क्या है मेरे भाई? करेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब इसके बेसिस पे आप करेक्ट एस डी फाइंड कर लेना। तो करेक्ट एस डी इज इक्वल टू, बोलो क्या रहेगा? ऑब्वियसली करेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 161,701 डिवाइडेड बाय 100 माइनस करेक्ट एम कितना है 39.90 का स्क्वायर। तो वो करो 161,701 डिवाइड बाय 100 मेमोरी प्लस 39.90 इंटू एम माइनस मेमोरी रिकॉल का स्क्वायर रूट। आंसर 5, एग्जैक्ट 5 है। आंसर एग्जैक्ट 5 है या नहीं? तो बोलो करेक्ट एस डी क्या है, बोलो 5। तो फिर ये जो मिस्टेक हुआ था उसकी वजह से आंसर 5.10 आया था। अगर आप करेक्ट करते तो आंसर 5 आता। नहीं समझा नालायक को? क्या क्या हमने बताओ पहले से इस क्वेश्चन में? पहले रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स कैलकुलेट किया, उसके बेस पे करेक्ट समेशन ऑफ एक्स आया। एंड कभी कभी ऐसे भी देते हैं कि वो 2 ऑब्जर्वेशंस वेयर रॉन्गली टेकन एज दिस 30 एंड 40 वेयर टेकन एज 60 एंड 90। तो भी क्या प्रोसीजर तो यही रहेगा ना, जो गलती से लिया था वो डिडक्ट, जो सही में लेना था वो ऐड। एंड जब हमने रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड किया तो जो गलती से लिया था उसका स्क्वायर डिडक्ट, एंड जो सही में लेना था उसका स्क्वायर ऐड। तो करेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर के बेसिस, करेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड करेक्ट एम के बेस पे करेक्ट एस डी कैलकुलेट हो जाएगा। कितना है करेक्ट एस डी, बोलो 5। याद है क्या कुछ ऐसे? नेक्स्ट 98, द वर्ड मीन और एवरेज ओनली रेफर्स टू अरिथमेटिक मीन। सिर्फ मीन या एवरेज इतना ही बोला तो इट इज अरिथमेटिक मीन। द वर्ड मीन और एवरेज रेफर्स टू अरिथमेटिक मीन। मीन इज ऑफ 3 टाइप्स, 5 टाइप्स क्या? मीन इज ऑफ 3 टाइप्स, कौन से? एम, जीएम एंड एचएम। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। एम इज नेवर लेस देन जीएम, एम इज नेवर लेस देन जीएम। एम जीएम से कभी छोटा नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा। तो इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। एम इज ऑलवेज मोर देन एचएम, फॉल्स। सेम भी हो सकता है, नहीं समझे आप? एम इज ऑलवेज मोर देन, किसने बोला मेरे भाई? आप खुद लिखते हो फॉर्मूला, एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एचएम। यस और नो? ऑलवेज बोलने की बात नहीं चलेगा ना मेरे भाई। अच्छा फिर पहला वाला कैसे सही था? वाज नेवर लेस देन बोला था। यस और नो? मतलब एम जीएम से कभी छोटा नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा? या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा, बट छोटा नहीं हो सकता। यस और नो? दैट वाज ट्रू, दैट वाज ट्रू। बट ये 101 ये तो फॉल्स है ना। जीएम ऑफ सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज द, हाँ बोलो, nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, इज द nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। क्या होता है? जीएम इज nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस। व्हाट इज जीएम ऑफ ए बी सी डी ई एफ? ए बी सी डी ई एफ का जीएम क्या होता है? 6th रूट ऑफ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इंटू एफ, या ए बी सी डी ई एफ का पावर 1/6। नेक्स्ट जीएम ऑफ 842 इज, जीएम ऑफ 842 इज, तो बोलो जीएम इज इक्वल टू क्या आएगा? क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 4 इंटू 2। तो टेल मी इज इट क्यूब रूट ऑफ 64? तो क्यूब रूट ऑफ 64 क्या है, बोलो 4। ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आया क्या दिमाग में कुछ? नेक्स्ट, मीडियन इज अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ट्रू। व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑकर विद इक्वल फ्रीक्वेंसी, बोलो मोड डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाट डजंट एग्जिस्ट? क्यों? सबका फ्रीक्वेंसी सेम है तो नथिंग इज मोस्ट लाइकली।
नथिंग इज मोस्ट लाइकली. फाइंड मोड ऑफ 883388883333. 3 कितनी बार आया बताओ, 3 कितनी बार है? अच्छा 8 भी 6 टाइम्स है क्या? तो व्हाट इज द मोड? 8 and 3. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नो मोड ऑफ द डेटा. अच्छा इसके ऊपर का क्वेश्चन पढ़ो यार, क्या है? When all observations occur with equal frequency, there is no mode for the data. And अब इसका आंसर 3 and 8 क्या? थोड़ी अक्कल यार, कॉमन सेंस. क्या लिखा है ऊपर का क्वेश्चन? When all observations occur with equal frequency, there is no mode. And अब आंसर 8 and 3. समझा क्या आपको? एक भी ऑब्जर्वेशन और कुछ होता तो आंसर 3 and 8 होता. करेक्ट है. तो इसका आंसर क्या है फिर बोलो? नो मोड फॉर दिस डेटा. क्यों मोड नहीं है? बिकॉज 8 का एंड 3 का फ्रीक्वेंसी सेम है. ऑल ऑब्जर्वेशंस हैव द इक्वल फ्रीक्वेंसी. अच्छा अब नेक्स्ट बताओ इसका मोड क्या है? 8 and 3. वेरी गुड. समझा क्या? अच्छा अब आंसर 8 and 3 क्यों आया फिर? क्योंकि कम से कम एक ऑब्जर्वेशन है जिसका फ्रीक्वेंसी इससे कम है. मेरे भाई जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हाईएस्ट बोलने के लिए एक तो उससे कम रहने दो ना. यस और नो? तो इसका आंसर 8 and 3 है. आपको कंसेप्ट समझा क्या? When all observations occur with equal frequency, there is no mode for the data. करेक्ट है. ये समझा कि आपको क्या ट्रिक है? ओके नेक्स्ट बोलो. सिंपल एवरेज इज समटाइम्स कॉल्ड एज अनवेटेड एवरेज. सिंपल एवरेज इज कॉल्ड एज वेटेड एवरेज. कब? ऐसे ही मूड रहा तो. सिंपल एवरेज इज समटाइम्स कॉल्ड एज अनवेटेड एवरेज. क्यों अनवेटेड एवरेज बोलते हैं उसको? When all observations are of equal importance, we should use simple average. Next, multiplying the values of the variables by their respective weights. तो सुनो, x को weight से multiply करना है, मतलब w से multiply करना है, and then dividing the sum, इसका sum by sum of weights. तो ये जो sum है इसको summation of weight से divide करना है. तो क्या आएगा आंसर? ये जो आंसर आएगा इसी को बोलते weighted average. इसको क्या बोलते बोलो? वेटेड एवरेज. सिर्फ एफ की जगह डब्ल्यू लिखा जाता है, बराबर ना? यस और नो? तो ये वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लिखो बाजू में वो भी. एंड इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी. करेक्ट और नॉट? मल्टीप्लाइंग द वैल्यूज, एक्स को उसके वेट से मल्टीप्लाई करो, देन डिवाइड द समेशन बाय सम ऑफ वेट्स. जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे वेटेड एवरेज. कब वेटेड एवरेज यूज होता है बोलो? व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ऑफ equal importance, we should use weighted average. We should use weighted average. Simple and weighted average are equal when all the weights are equal. True. Simple and weighted average are equal when all the weights are equal. एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं. फाइंड AM ऑफ, इसका आंसर बताओ मुझे. फाइंड AM ऑफ 20, 50, 60, 90. आंसर बताओ. क्या आंसर है? 55. आर यू श्योर? 55 इज AM. अच्छा बताओ अभी x के वैल्यूज एंड वेट. तो x क्या था अभी बताओ? 20, 50, 60, 90. एंड वेट में ले लेता हूँ 5, 5, 5, 5. ऑल वेट्स आर सेम ना? यस और नो? तो अब एक काम करो, इसमें अपने को वेटेड एवरेज फाइंड करना है. सिंपल एवरेज कितना आया था? 55 आया था कि नहीं? अच्छा 55 के सामने आप सिंपल एवरेज लिख देना लगे तो 55 के सामने सिंपल एवरेज लिख दिया क्या? अब बोलो वेटेड एवरेज इज इक्वल टू समेशन ऑफ WX. बोलो समेशन ऑफ WX कितना है? 1100. समेशन ऑफ वेट्स कितना है? 20. टेल मी अभी भी आंसर 55 है क्या? आंसर 55 है क्या? तो सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज सेम आया कि नहीं? क्यों आया सेम? बिकॉज ऑल वेट्स आर सेम. अरे ऑल वेट्स आर सेम मतलब वैसे भी ऑल ऑब्जर्वेशंस आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस ही हो गए ना, मतलब ही सिंपल एवरेज. ऑल ऑब्जर्वेशंस आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस ही हुआ ना. 5, 5, 5, 5 रहा तो इसका मतलब एज गुड एज सिंपल एवरेज ही कैलकुलेट हो रहा है. एज गुड एज सिंपल एवरेज ही कैलकुलेट हो रहा है. इज दैट क्लियर? क्या आंसर है इसका? ट्रू और फॉल्स? ट्रू. कुछ गया के दिमाग में? फ्रीक्वेंसी आर जनरली यूज्ड एज वेट्स या फ्रीक्वेंसी आर समटाइम्स कॉल्ड एज, ऐसे भी बोल सकते हैं, आर कॉल्ड एज वेट्स. द वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम्स are taken into considerations in calculation of AM. क्यों मीडियन में सारे नंबर नहीं देखते क्या आप? नहीं देखते. कॉर्नर के नंबर नहीं देखे तो भी चल सकता है.
अच्छा मोड में ऑब्वियसली जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वही है, जिसका किसका कम है कितना है वो तो देखते भी नहीं हम लोग। तो सारे नंबर्स कंसिडरेशन में कौन लेता है, एम। GM can be calculated only when all observations have same sign and none is zero. True or false? ये याद भी रखो, लेकिन या तो सारे नंबर पॉजिटिव होना चाहिए या सारे निगेटिव, एंड कोई भी नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो आया तो GM जीरो आता है फिर। प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, अच्छे से पढ़ो ये सेंटेंस, समझा ना। GM can be calculated only when all observations are of same sign, या तो सारे पॉजिटिव या सारे निगेटिव, एंड कोई ऑब्जर्वेशन जीरो नहीं है। एंड अगर जीरो रहा तो GM का कैलकुलेशन में कोई मतलब नहीं है, GM तो जीरो ही आएगा ना फिर। यस और नो। HM इज डिफाइंड ओनली व्हेन नो ऑब्जर्वेशन इज जीरो, क्योंकि एक भी ऑब्जर्वेशन जीरो रहा तो HM नॉट डिफाइंड हो जाता है, HM नॉट डिफाइंड हो जाता है। द क्लास इन विच मोड बिलोंग्स इज नोन एज मॉडल क्लास। द क्लास इन विच मोड बिलोंग्स इज नोन एज model class. For calculation of dash we need to find cumulative frequency, median। किसके लिए cumulative frequency find करते हैं हम, median के लिए less than type of cumulative frequency find करते हैं। next, when distribution is symmetrical mean median mode coincide, ये actually theoretical distribution का क्वेश्चन है। for normal distribution mean is equal to median is equal to mode। for normal distribution याद है कि आपको, ये जो सेंटर में नंबर होता है वही अरिथमेटिक मीन होता है, वही मीडियन होता है और वही मोड होता है, एंड वही सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नॉर्मल कर्व इज अ बेल शेप्ड कर्व, सिमेट्रिकल अबाउट अरिथमेटिक मीन, सिमेट्रिकल अबाउट अरिथमेटिक मीन, ठीक है। बट मतलब क्या बोल रहा है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहा है ना सिमेट्रिकल है तो इन दैट केस मीन मीडियन मोड सब सेम ही रहता है, मीन मीडियन मोड सब सेम ही रहता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस स्मॉलर देन इज, बोलो, equal to number of observations larger than it. Number of observations smaller than median is equal to number of observations larger than median. अरे मीडियन सेंटर में है ना यार, तो उससे कम ऑब्जर्वेशंस उतने रहते हैं जितना उससे ज्यादा है। नहीं समझा नालायकों को? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उससे छोटे उतने ही ऑब्जर्वेशंस रहते हैं, उससे ज्यादा उतना ही रहेगा। अच्छा समझो 9 ऑब्जर्वेशंस है तो मीडियन के पीछे 4 और आगे 4 रहेंगे ना, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेस देन मीडियन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मोर देन मीडियन आर गोइंग टू बी इक्वल। समझा क्या कुछ? 119 डैश क्वार्टाइल इज नोन एज अपर क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल दैट इज Q3, सेकंड क्वार्टाइल इज आल्सो नोन एज मीडियन, सेकंड क्वार्टाइल इज आल्सो नोन एज मीडियन, याद रहेगा क्या? देन मीडियन इज इक्वल टू सेकंड क्वार्टाइल इज इक्वल टू फिफ्थ डिसाइल इज इक्वल टू 50th परसेंटाइल। ट्रू, समझ आए क्या? इसी को नोटेशन के फॉर्म में लिखो आप, मीडियन इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू P50। ये सेम क्यों आता है बताओ जरा मुझे, क्या लॉजिक है? अब Q2 का क्या फॉर्मूला है? 2/4 इन n+1 टर्म। D5 का क्या है? 5/10। तो 5/10 क्या और 2/4 क्या और 50/100 क्या है यार? आएगा तो 1/2 ही ना हो। यस और नो? 10th परसेंटाइल इज इक्वल टू फर्स्ट डिसाइल, मतलब नोटेशन के फॉर्म में इसको मैं P10 इज इक्वल टू D1 ऐसे बोल सकता हूं क्या? कैसे? लेकिन ये सेम आएगा। P10 10 क्या होता है? 10/100 इंटू n+1 टर्म, एंड D1 क्या होता है? 1/10 इंटू n+1 टर्म। बात तो एक ही है ना। आंसर क्या है बोलो? फर्स्ट डिसाइल 10th परसेंटाइल इज इक्वल टू D1। नेक्स्ट 25th परसेंटाइल P25 इज इक्वल टू Q1। कैसे? P25 मतलब क्या बोलो? 25/100 इंटू n+1 टर्म, एंड Q1 क्या होता है? 1/4। तो 25/100 क्या और 1/4 क्या? एक ही है वो। नेक्स्ट, इन ओगा यूज एब्सिसा करस्पॉन्डिंग टू कोऑर्डिनेट कैपिटल N/2 इज मीडियन। एब्सिसा मतलब क्या? जहां पे इंटरसेक्शन है वहां से आपने परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा। आप समझ रहे हो? कैपिटल N/2 से एब्सिसा ड्रॉ कर दिया तो कहां कट करेगा वो? मीडियन। समझा क्या आपको? सिंपल लैंग्वेज बताओ आपको, लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ऐसे ऊपर जाएगा, ग्रेटर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नीचे आएगा। जहां पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां से एक्स एक्सिस को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ दो, वो क्या रहेगा? मीडियन। वो क्या रहता है? मीडियन। इन ओगा यूज
abscissa corresponding to 3 capital N by 4 is third quartile. is third quartile. थोड़ी देर पहले हमने ये भी लिखा था, याद है क्या आपको? इवन क्वार्टाइल्स कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ वोगाइव्स. करेक्ट है. नेक्स्ट, फॉर 600 300 500 300 रैंक ऑफ मीडियन इज, कितने ऑब्जर्वेशन से बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5.50. नहीं समझा आपको? असेंडिंग ऑर्डर में छोड़ दो, भाट में जाने दो, उसको कोई लेना देना नहीं उसका. समझा है नहीं? 1/2 इंटू 10+1. रैंक पूछा है मेरे भाई, मीडियन पूछा ही नहीं है. कौन सा ऑब्जर्वेशन मीडियन रहेगा पूछा है, तो कौन सा ऑब्जर्वेशन मीडियन रहेगा? 5.50 तो ऑब्जर्वेशन 5.50 टर्म फॉर, देख रहे हो क्या बच्चों? क्या 81 23 कितने ऑब्जर्वेशन है? 7. रैंक ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल, रैंक ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल, तो Q1 इज इक्वल टू, हाँ बोलो बच्चों, फर्स्ट क्वार्टाइल इज 1/4 इंटू 7+1. यस और नो? तो कितना बोलो? सेकंड. सेकंड ऑब्जर्वेशन क्वार्टाइल रहेगा, Q1 रहेगा, तो इज इट 2? तो आंसर 2 है क्या? Q1 2 है क्या? सेकंड ऑब्जर्वेशन, तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा कि सेकंड ऑब्जर्वेशन जो भी रहेगा वो Q1 रहेगा. असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है लेकिन उसके लिए पहले. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा. ऑप्शन बी. Square of standard deviation is known as variance. Square of standard deviation is known as variance. Standard deviation divided by x bar, मतलब sigma divided by x bar, SD divided by AM is equal to coefficient of variation. लिखो बाजू में फॉर्मूला, coefficient of variation is equal to, बोलो, SD divided by AM into 100. SD divided by AM into 100 is coefficient of variation. SD divided by AM into 100. yes, करो कंप्लीट खुद. AM GM HM ऑलरेडी 2-3 बार सीखा है, हुआ है कि नहीं? हो गया? AM GM HM, बोलो AM क्या लिखा आपने? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G डिवाइडेड बाय क्या? 7. देन GM इज इक्वल टू 7th रूट ऑफ A B C D E F G, A इंटू B इंटू C, बराबर है ना? एंड इधर क्या रहेगा? HM इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/D, बराबर है कि नहीं बच्चों? HM इज इक्वल टू है 7 डिवाइडेड बाय 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C 1/D 1/E प्लस 1/F प्लस 1/G. Do you agree, my friends? This is HM of the data. This is HM of the data. 7 divided by sum of reciprocals of all observations. For observations 18 18 18 18 सारे ऑब्जर्वेशन सेम है. AM क्या रहेगा? 18. HM, GM, median, mode, no mode, all observations have same frequency. Range 0. MD, SD, QD 0. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या आएगा बताओ? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी 0 आएगा. कैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0? अरे SD डिवाइड बाय AM है ना वो. आप लिखो, एक काम करो, लिखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0. लिख रहे हो क्या? अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन क्या आएगा? 0 ही आएगा. क्यों? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन का क्या फॉर्मूला होता है? मीन डिविएशन अबाउट AM डिवाइड बाय AM इनटू 100. तो मीन डिविएशन अबाउट AM ही 0 है ना? यस और नो? तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन भी 0 ही आएगा. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या आएगा? 0. अरे L माइनस S का आंसर 0 है. एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन क्या आएगा? 0. बिकॉज देखो सिंपल चीज, सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो डिस्पर्जन ही नहीं है ना. करेक्ट है? आपने ये सब लिखा, क्या बताओ? कोएफिशिएंट ऑफ MD, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ QD, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सब 0 आएगा इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम.
चलो फिर स्टार्ट करना है नेक्स्ट चैप्टर. क्या नाम है नेक्स्ट चैप्टर का? कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस. कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस. है ना मूड? है ना? उसके बाद दो चॉइसेस है, यस सर या यस सर. यस, कौन सा वाला, फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन ना. गुड, वेरी गुड. ओके, व्हाट इज कोरिलेशन एंड व्हाट इज रिग्रेशन? व्हाट इज कोरिलेशन, व्हाट इज रिग्रेशन? बोलो आप. कोरिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग, बोलो, एसोसिएशन या रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. टू और मोर वेरिएबल्स. Correct or not? Process of determining the relationship between two or more variables or association between two or more variables is known as correlation. For example, rainfall of the city, number of trees in a city में कोई relation है क्या? जानने में डेफिनेटली हमें इंटरेस्ट रहेगा. मेरे ख्याल से रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा. नंबर ऑफ ट्रीज ज़्यादा रहेंगे, रेनफॉल ज़्यादा रहेगा. ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नंबर ऑफ ट्रीज इज द ओनली फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द रेनफॉल, बट नंबर ऑफ ट्रीज मेक सम डिफरेंस और नॉट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? yes or no? Number of vehicles in the city, number of vehicles in this city and rate of lungs damage in the city का कोई रिलेशन होगा क्या? ऑब्वियसली होगा. नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द सिटी ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा पोल्यूशन. ज्यादा पोल्यूशन मतलब लंग्स डैमेज का रेट ज्यादा. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? इसलिए ऑब्वियसली लंग डैमेज के ज्यादा नंबर ऑफ केसेस आपको अर्बन एरियाज में मिलेंगे, रूरल एरियाज में कंपैरेटिवली कम मिलेंगे. अब वो सिगरेट स्मोक करके लंग्स डैमेज हुआ है वो बात अलग है, फिर वो कहीं पे भी हो सकता है. बट कहीं ना कहीं सिटी में, राइट, इनडायरेक्टली भी हम लोग बहुत ज्यादा पोल्यूशन में जी रहे हैं ना यहाँ पे. यस और नो? उसके ऊपर अगर आप स्मोक कर रहे हो मतलब तो आप समझ रहे हो ना. और मतलब डबल आप ऑलरेडी, मतलब हम कुछ नहीं करना मतलब भी 10 सिगरेट स्मोक करने के बराबर ही है पुणे में रहना मतलब. एंड उसके ऊपर अगर आपका फ्रीक्वेंसी 10 है मतलब आप 20 हो गए, है कि नहीं? मतलब आप जब छोटे छोटे बच्चे हैं तब भगवान के पास चले जाओगे, है कि नहीं? आपके बच्चे बोलेंगे मेरे पापा, है कि नहीं? ऐसे बोलेंगे. आपका थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में बच्चा रहेगा, वो बोलेगा मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे बट सिगरेट. क्या करेंगे, जाने दो. व्हाट इज कोरिलेशन एंड व्हाट इज रिग्रेशन? व्हाट इज कोरिलेशन बोलो? इट इज अ प्रोसेस ऑफ establishing the relationship between two or more variables. To write down, correlation is the process of establishing the relationship between two or मोर वेरिएबल. हमारे सिलेबस में टू वेरिएबल्स ही है सिर्फ. हमारे सिलेबस में सिर्फ बाय वेरिएट कोरिलेशन है, बट डेफिनेशन तो उसका टू और मोर वेरिएबल्स है. कोरिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स अल्दो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन. अल्दो दे आर, बोलो, नॉट इन प्रपोर्शन. मतलब कोई नंबर ऑफ ट्रीज एंड रेनफॉल कोई प्रपोर्शन में नहीं होता है, बट स्टिल कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू. yes or no? एंड रिग्रेशन क्या होता है वो बताओ फिर. आफ्टर स्टडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ अदर. एक्स दिया है, वाई फाइंड करना है, या वाई दिया है, एक्स फाइंड करना है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिग्रेशन. बट अगर कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई ही नहीं रहेगा तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिटरमाइनिंग एक्स ऑन द बेसिस ऑफ वाई या डिटरमाइनिंग वाई ऑन द बेसिस ऑफ एक्स. करेक्ट और नॉट? यस और नो? समझो, मैंने आपको बोल दिया कि हमारे सोसाइटी में पहले 150 लोग थे, अब 200 लोग रहते हैं. फाइंड आउट इंपैक्ट ऑन बिल गेट्स इनकम. तो आप बोलोगे कि सर आपके सोसाइटी के नंबर ऑफ पर्संस एंड बिल गेट्स का इनकम का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ, बोलो, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ अदर. करेक्ट और नॉट? इसके लिए देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिग्रेशन बिकॉज कोरिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स. करेक्ट और नॉट? तो क्या होता है रिग्रेशन, बताओ. प्रोसेस ऑफ, बोलो, कैलकुलेटिंग ऑब्लिक डिटरमाइनिंग, कैलकुलेटिंग या डिटरमाइनिंग या एस्टिमेटिंग, बराबर है ना?
the value of one variable, the value of, बोलो, one variable on the basis of other, on the basis of other is known as what? Regression analysis, is known as regression analysis. एंड शायद आपको याद आता रहेगा कि अगर हमें x एस्टीमेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ y, उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन ऑफ x ऑन y. एंड अगर हमें y एस्टीमेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ x, उसको हम रिग्रेशन ऑफ y ऑन x बोलते हैं, रिग्रेशन ऑफ y ऑन x बोलते हैं. तो ये व्हाट इज कोरिलेशन, व्हाट इज रिग्रेशन, लिखा क्या आपने? ओके, नेक्स्ट, whether correlation between two variables exist or not. ये पहला बेसिक क्वेश्चन. whether correlation between two variables, बोलो, exist or not is the question. अगर आंसर yes रहा, अगर आंसर yes रहा तो whether correlation between two variables exist or not, अगर आंसर yes रहा तो ही क्या ना इसे आगे का क्वेश्चन रेज होगा. एंड नो रहा तो क्या ना इसे चैप्टर उधर ही खत्म हो गया. yes और no. अगर आंसर यस रहा तो आगे जा रहे हैं हम लोग. समझा या नहीं? कोरिलेशन है तो अगर कोरिलेशन है तो उसके बाद में दो क्वेश्चंस रेज होंगे. कौन से बोलो? व्हाट इज द टाइप ऑफ कोरिलेशन. तो व्हाट इज द टाइप ऑफ कोरिलेशन में क्या होगा बोलो? पॉजिटिव कोरिलेशन एंड निगेटिव कोरिलेशन. इनवर्स कोरिलेशन नहीं बोलते हैं इसको, निगेटिव कोरिलेशन बोलते. समझा क्या? निगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन. ये व्हाट इज द टाइप ऑफ कोरिलेशन. एंड दूसरा क्वेश्चन रेज होगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन. व्हाट इज द डिग्री. तो डिग्री में क्या क्या हो सकता है? परफेक्ट डिग्री. परफेक्ट मतलब जब आर का वैल्यू या तो +1 रहता है या -1 रहता है. देन हाई डिग्री, मीडियम या मॉडरेट डिग्री, याद है ना, मॉडरेट डिग्री, एंड स्मॉल या वीक डिग्री, या कभी कभी उसको पुअर डिग्री ऐसे भी बोला जाता है. बराबर है. एंड हाई डिग्री की जगह कभी कभी स्ट्रॉन्ग डिग्री ऐसे भी बोला जा सकता है. नहीं समझा होगा आपको. याद है क्या कुछ? कौन से वैल्यूज आर के रहा तो कौन सा टाइप ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं हम लोग? आर +1 रहा तो क्या होता है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. आर -1 रहा तो परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन. आर का वैल्यू -0.80 एंड -1 के बीच में रहा तो हाई डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन. आर का वैल्यू -0.30 एंड -0.80 के बीच में रहा तो मॉडरेट डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन. आर का वैल्यू 0 एंड -0.30 के बीच में रहा तो वीक डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन. आर का वैल्यू 0 एंड 0.30 के बीच में रहा तो वीक डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. आर का वैल्यू 0.30 एंड 0.80 के बीच में रहा तो मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. एंड आर का वैल्यू 0.80 एंड 1 के बीच में रहा तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. एंड आर का वैल्यू 1 रहा एग्जैक्ट तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. -1 रहा तो परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन. करेक्ट है. There are methods to measure correlation between two variables. There are 4 methods to measure correlation between two variables. कौन से 4 methods है? Write down. A, scatter diagram. Scatter diagram. Next, Karl Pearson's product movement. बराबर है ना? नाम भी याद नहीं आ रहा है भाई किसी को. Product movement correlation coefficient. कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ब्रैकेट में लिखो बेस्ट मेथड. बराबर है ना? नेक्स्ट, स्पीयरमन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. स्पीयरमन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. एंड लास्ट, कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन. कोएफिशिएंट ऑफ, बोलो, concurrent deviation. These are 4 methods to measure correlation between 2 or more variables. अब यहाँ पे 2 variables की बात चल रही है. Scatter diagram, बोलो, कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्पीयरमन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एंड कोएफिशिएंट ऑफ concurrent deviation. एंड कोएफिशिएंट ऑफ concurrent deviation. नेक्स्ट, अब ये स्कैटर डायग्राम दिख रहा है क्या आपको? ये कौन सा है स्कैटर डायग्राम? बोलो. This is a scatter diagram showing perfect positive correlation. स्ट्रेट लाइन है वो दिख रहा है क्या आपको? ये स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट रहा तो हम क्या बोलते हैं उसको?
परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, क्या लिख रहा है आप वहां पे? स्कैटर डायग्राम शोइंग परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। एंड स्कैटर डायग्राम कैसे दिख रहा है जरा देखो ठीक से। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, सही है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। चलो नेक्स्ट, स्कैटर डायग्राम शोइंग परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन, लिखो बाजू में स्कैटर डायग्राम शोइंग, ऐसे पूरा लिखोगे आप, स्कैटर डायग्राम शोइंग, बोलो मेरे भाई, परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन, स्कैटर डायग्राम शोइंग परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन, स्कैटर डायग्राम शोइंग परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। चलो नेक्स्ट, स्कैटर डायग्राम शोइंग, स्कैटर डायग्राम शोइंग कौन सा कोरिलेशन है बोलो? अब वो डायग्राम देखिए क्या लग रहा है आपको, बोलो, अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है? अपवर्ड ट्रेंड है बट परफेक्ट नहीं है, लाइन नहीं है, तो स्कैटर डायग्राम शोइंग रिलेटिवली पॉजिटिव कोरिलेशन, या सिर्फ स्कैटर डायग्राम शोइंग पॉजिटिव कोरिलेशन, इतना लिखा तो भी ठीक है, समझा है ना? बड़े परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है, बट इज इट अ पॉजिटिव कोरिलेशन? ओवरऑल ट्रेंड देख के समझ रहा है हमें, दो ऑब्जर्वेशन देखोगे तो कुछ नहीं समझेगा, बट एक ओवरऑल देख के बर्ड आई व्यू क्या बता रहा है, देयर इज इंक्रीजिंग ट्रेंड, ऐसा दिखा रहा है कि नहीं? नेक्स्ट बोलो, स्कैटर डायग्राम शोइंग, स्कैटर डायग्राम शोइंग निगेटिव कोरिलेशन या स्कैटर डायग्राम शोइंग रिलेटिवली निगेटिव कोरिलेशन? स्कैटर डायग्राम शोइंग निगेटिव कोरिलेशन, ये ठीक है, रिलेटिवली निगेटिव कोरिलेशन, स्कैटर डायग्राम शोइंग रिलेटिवली निगेटिव कोरिलेशन, समझ रहा है कि बच्चों ये? एंड चलो ये जो तीन डायग्राम्स है ये क्या दिखा रहे हैं? नो कोरिलेशन। एक देखो सबसे पहला वाला डायग्राम में क्या हो रहा है बताओ, एक्स चेंज हो रहा है, वाई को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वाई का वैल्यू सेम है देखो हर जगह पे। नेक्स्ट डायग्राम में क्या है देखो, वाई चेंज हो रहा है, एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक्स का वैल्यू सेम है सारे पॉइंट्स पे। एंड तीसरे डायग्राम में क्या हो रहा है, वो उसको भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है, करेक्ट और नॉट? इसको बोलते हैं ऑल पॉइंट्स आर रैंडमली प्लॉटेड विदाउट डिपिक्टिंग एनी पैटर्न, विदाउट डिपिक्टिंग एनी पैटर्न, कोई पैटर्न इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है उसमें, तो यहां पे हम लिखेंगे दीज आर स्कैटर डायग्राम्स, स्कैटर डायग्राम्स showing no correlation, scatter diagrams showing no correlation, scatter diagrams showing no correlation. Are you getting my friends? Scatter diagrams showing no correlation. Any doubt my friends? Next, scatter diagram can give, नीचे एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, आप पढ़ोगे क्या खुद? Scatter diagram can give an idea about type of correlation, but it can't give exact degree of correlation, but it can't give exact degree of correlation, correct or not? तो exact degree and type कौन बता सकता है आपको? तीन मेथड, स्कैटर डायग्राम छोड़ के बचे हुए तीनों मेथड्स, कौन से तीनों मेथड्स? कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्पीयरमन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डिविएशन। आर का वैल्यू जो है वो आपको टाइप एज वेल एज डिग्री दोनों बता सकता है, टाइप एज वेल एज डिग्री दोनों बता सकता है आर का वैल्यू। इज दैट क्लियर? ओके नेक्स्ट, फाइंड स्पीयरमन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको? फाइंड स्पीयरमन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, डिटेल में सॉल्व करते चलेगा क्या? कितने ऑब्जर्वेशन है पहले वो बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है। ओके तो एक्स के वैल्यूज लिखेंगे, वाई के वैल्यूज, एक मिनट ध्यान दो बच्चों, पहले क्या क्या लिखना है बताओ मुझे? एक्स के वैल्यू, वाई के वैल्यू, फिर रैंक ऑफ एक्स, रैंक ऑफ एक्स, फिर रैंक ऑफ वाई, एंड फिर दोनों का जो डिफरेंस है उसको डी बोलते हैं, बट डी स्क्वायर फाइंड करेंगे क्योंकि हमें ऐसे भी समझना डी स्क्वायर चाहिए, यस और नो? अच्छा ये कंप्लीट होने के बाद में कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है? कार्ल पियर्सन्स या स्पीयरमन्स, कौन सा मेथड है ये? स्पीयरमन्स। कौन सा फॉर्मूला यूज करना रहता है बाद में? स्पीयरमन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। एक मिनट ध्यान दो बच्चों, स्पीयरमन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अच्छा ये विथ टाई या विदाउट टाई जरा देखो एक बार, कोई ऑब्जर्वेशन है क्या जो एक्स में 2 बार आया हुआ है? वाई में कोई ऐसे दिख रहा है क्या डबल आया हुआ?
नहीं है, तो ये विदाउट टाई है, विदाउट टाई है ना, तो क्या फॉर्मूला यूज करो बोलो, 1 माइनस बोलो 6 समेशन ऑफ डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1। ऐसा कोई तो फॉर्मूला है ऐसा, हाँ कुछ तो सुना, और इससे कुछ होता नहीं है एग्जाम में, समझ रहा है क्या नहीं, इससे सिर्फ वहाँ पे नेक्स्ट अटेम्प्ट दिखता है ना, ऐसा लगता है कि काश सर ने जब 100 बार लिखा था फॉर्मूला, मैं एक बार ठीक से अपने मन से लिखता। करेक्ट है, चलो बोलो x की वैल्यू बताओ, 30, 80, 45, 63, 91, 28, 22, 2। y की वैल्यू बताओ, 101, 111, 93, 123, 86, 65, 79। सही है बच्चों। चलो रैंक ऑफ x बताओ, रैंक ऑफ x, x की वैल्यू बताओ, x में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 222 इज रैंक 1। नेक्स्ट 91 इज रैंक 2, 80 इज रैंक 3, 63 इज रैंक 4, 45 इज रैंक 5, 30 इज रैंक 6, 28 इज रैंक 7। वैसे y में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 123 इज रैंक 1, 111 इज रैंक 2, 101 is rank 3, 93 is rank 4, 86 is rank 5, 79 is 6, 65 7। तो अब ये 6 एंड 3 का डिफरेंस कितना है, 3, वो डिफरेंस का स्क्वायर बताओ कितना है, 9। 3 एंड 2 का डिफरेंस कितना है, 1, 1 का स्क्वायर 1। 5 एंड 4 का डिफरेंस 1 है, उसका स्क्वायर 1। 4 एंड 1 का डिफरेंस 3, उसका स्क्वायर 9, देन 9, देन 0, देन 25। एंड अब बताओ फाइनली समेशन ऑफ डी स्क्वायर का क्या वैल्यू है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 54। 54 वैल्यू है क्या, बस वो फॉर्मूला यूज करो अभी, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना है मेरे भाई 54, एन का वैल्यू कितना है बोलो 7 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 1। डू यू एग्री, तो टेल मी इज इट 1 माइनस 54 इंटू 6 का आंसर बताओ, 324 डिवाइडेड बाय 7 इंटू, हाँ बोलो 48 है क्या मेरे भाई, तो टेल मी इज इट 1 माइनस 324 डिवाइड बाय क्या आएगा 48 बाय 7, 48 इंटू 7 336, तो टेल मी इज इट 1 माइनस 324 डिवाइड बाय 336 का आंसर है 0.964285, ऐसा कुछ है क्या, एंड वो 1 से डिडक्ट करो तो आई थिंक आंसर इज 0.03571, 0.03571। इससे क्या लगता है आपको, ये कंक्लूजन क्या है इससे आपको बोलो, देयर इज अ स्मॉल डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट्स बिटवीन x एंड y। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर स्मॉल डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, small degree of positive correlation exists between x and y। small degree of positive correlation exists between x and y। small degree of positive correlation exists between x and y। सबको समझा क्या बताओ ये प्लीज, कैलकुलेशन जमे क्या। अब ये तो मैं यहाँ पे मुझे आपको बताना एक्सप्लेन करना इसलिए इतना कैलकुलेशन कर रहा हूँ मेरे भाई, वहाँ पे इधर एक पहले स्टेप में कैलसी पे हो जाता है, होता है कि नहीं। क्या फॉर्मूला है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट विदाउट टाई, देन बोलो 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। एंड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितने ऑब्जर्वेशन है आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है ना, यहाँ पे विथ टाई या विदाउट टाई वो बताओ, विथ टाई। चलो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन इतना सॉल्व करते चलेगा, विदाउट टाई हमें आर का वैल्यू फाइंड करना है वापस, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो टेबल में पहले एक्स एंड वाई लिखूंगा, एक्स वाई, उसके बाद क्या लिखूं बताओ, रैंक ऑफ एक्स, रैंक ऑफ वाई, फिर डी स्क्वेयर, रैंक ऑफ एक्स, रैंक ऑफ वाई, फिर डी स्क्वेयर। कितने 8 ऑब्जर्वेशन है क्या, 7 है, 8 है ना। चलो एक्स की वैल्यू बताओ फटाफट, 58, 92, 63, 63, 65, 65, 63, 58।
63 58। ये x की वैल्यू है क्या मेरे भाई? x की वैल्यू है क्या? चलो y की वैल्यू बताओ। y की वैल्यू 20 25 28 25 28 25 30 38। चलो ये x एंड y की वैल्यूज़ है। अब रैंक ऑफ x रैंक ऑफ y डी स्क्वेयर ये फाइंड करना है। ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? फिर ऑब्वियसली समेशन ऑफ डी स्क्वेयर चाहिए होगा हमें। ओके एंड यहाँ पे और एक ऑब्जर्वेशन चाहिए रहता है हमें, वो होता है टी। क्या होता है? टी, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ नंबर ऑफ टाई नहीं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ टाई। इनफैक्ट मैंने 10-10 बार बोला रहेगा आपको उस वक्त रेगुलर बैच में कि टी इज नॉट नंबर ऑफ टाई, टी इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ टाई। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व इन अ टाई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व इन वन टाई। जब भी टाई होता है तो कितने ऑब्जर्वेशन है उसमें, समझा क्या? ओके चलो बोलो, एक्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 92, एक ही बार है ना, रैंक 1। उसके बाद कौन सा है? 65, 2 बार है ना। तो सेकंड एंड थर्ड रैंक के लिए यहाँ पे झगड़ा है। तो 2 एंड 3 का अरिथमेटिक मीन क्या होता है? 2.50। तो दोनों को 2.50 दे देने का। तो एक काम करो, अभी सामने देखो टी का वैल्यू, मैं पहले 2 लिखूँ क्या? अब मैं एक बार टाई हुआ जिसमें 2 ऑब्जर्वेशन आए, एक बार टाई हुआ जिसमें 2 ऑब्जर्वेशन आए, साथ साथ में टी का वैल्यू लिखने का बच्चों। हाँ चलो 65 के बाद में क्या है बोलो? 63 कितनी बार है वो? 3 बार है। तो आप सुनो, 1 रैंक हुआ था, 2 3 भी हुआ था। अब अगले 3 रैंक कौन से? 4 5 6 4 5 6 4 5 6 का अरिथमेटिक मीन क्या आता है? 5। तो तीनों 63 को आप रैंक 5 दे देना, चलेगा क्या? तो टी के सामने 3 लिख देना बच्चों। और एक बार टाई हुआ जिसमें 3 ऑब्जर्वेशन है। एंड आप बताओ नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 58। तो 6 एंड 7 के लिए टाई है, तो बोलो 6.50 एंड 6.50, दोनों को 6.50 करना पड़ेगा कि नहीं? एंड और एक बार टाई हुआ जिसमें 2 ऑब्जर्वेशन है। सॉरी जस्ट अ मिनट, 6 तक आया था ना, 7 एंड 8 के लिए टाई था ना। तो टेल मी, इज इट 7.50? इज इट 7.50? यस और नो? तो सामने टी के सामने 2 3 2 लिखा है मैंने, वो समझा क्या आपको? हाँ चलो रैंक ऑफ वाई में सबसे बड़ा नंबर बताओ। 38 रैंक 1, नेक्स्ट 30 रैंक 2, नेक्स्ट 28 कितनी बार है? 2 बार है। तो 3 एंड 4 के लिए टाई हुआ, तो 3.50 3.50। तो टी के सामने और एक बार 2 लिख दिया मैंने, समझा क्या आपको? हाँ चलो 3 4 हुआ, नेक्स्ट 25 कितनी बार है? 3 बार है। तो 5 6 7 के लिए टाई है, तो सबके लिए क्या लिखो? 6 6 6, समझा क्या? तो टी के सामने मैंने और 3 लिख दिया, समझा क्या आपको? एंड लास्ट नंबर क्या है उधर? 20। इज इट 8th रैंक? रैंक देने आया क्या बताओ मुझे? एंड टी मतलब क्या होता है, समझा क्या आपको? चलो डी स्क्वायर बताओ। 0.50 का स्क्वायर, इज इट 0.25? 5 का स्क्वायर 25, देन 1.50 का स्क्वायर 2.25, 1 1 3.50 का स्क्वायर, इज इट 12.25, देन 3 का स्क्वायर 9, 6.50 का स्क्वायर 42.25। सही है क्या? समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना है बोलो? 0.25 प्लस 25 प्लस 2.25 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12.25 प्लस 9 प्लस 42.25, इज इट 93? समेशन ऑफ डी स्क्वायर 93 है क्या बताओ? समेशन ऑफ डी स्क्वायर 93 है क्या बताओ मेरे भाई? ओके और साथ साथ में हमें और एक चीज फाइंड करनी होती है जिसका नाम है समेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी डिवाइड बाई 12। समेशन ऑफ बोलो टी क्यूब माइनस टी डिवाइड बाई 12। समेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी डिवाइड बाई 12 कर रहे हो क्या आप कैलकुलेट? ये समेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी डिवाइड बाई 12 कैलकुलेट कर रहे हो क्या? बोलो इसका आंसर क्या आएगा? 2 क्यूब माइनस 2 डिवाइड बाई 12 प्लस 3 क्यूब माइनस 3 डिवाइड बाई 12 प्लस 2 क्यूब माइनस 2 बाई 12 प्लस प्लस बोलो 2 क्यूब माइनस 2 डिवाइड बाई 12 प्लस 3 क्यूब माइनस 3 डिवाइड बाई 12। अब ये तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ बच्चों, सच में ये इतना एग्जाम में आप लिखते बैठोगे क्या? डायरेक्ट इसके आंसर्स लोगे ना यार। तो बोलो 2 क्यूब कितना होता है? 8, 8 माइनस 2 कितना है? 6, 6 डिवाइड बाई 12 कितना? 0.50। 3 क्यूब कितना है बच्चों? 27, माइनस 3 कितना है? 24, 24 डिवाइड बाई 12 2, तो इज 2 प्लस 0.50 प्लस 0.50 प्लस 0.50। टेल मी इसका आंसर 4 आ रहा है क्या? अच्छा लास्ट वाला 2 है, सॉरी लास्ट वाला 2 है ना, तो कितना है टोटल?
5.50 लास्ट वाला 5.50 आया क्या? टोटल 5.50 आया क्या बताओ? समेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी डिवाइड बाई 12। समझ आया बच्चों ये? अब एक मिनट प्लीज ध्यान दो। अच्छा बताओ ये स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट विदाउट टाई था या विद टाई था? तो आर इज इक्वल टू, एक मिनट ध्यान दो बच्चों, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला किसका था? विद टाई का था या विदाउट टाई का था? विदाउट टाई। तो सिर्फ इसमें क्या करने का, प्लस समेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी डिवाइड बाय 12 ये लिखने का। एंड सुनो एक मिनट, यहाँ पे आपको ब्रैकेट डालना है, समझा या नहीं? यहाँ पे आपको ब्रैकेट डालना है, इज दैट क्लियर? यहाँ पे ये ब्रैकेट डालना है तो आंसर आएगा बराबर। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? तो बोलो यहाँ पे 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना था बोलो? 93 प्लस 5.50 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने थे बच्चों? 8 इंटू 8 स्क्वेयर माइनस 1। सही है क्या? तो 1 माइनस 93 प्लस 5.5 जो भी आया इंटू 6 इज इट 591 डिवाइड बाय इट इज 8 का स्क्वायर 64 माइनस 63 इंटू 8 इज इट 504। तो टेल मी वेदर इट इज 1 माइनस 1.591 डिवाइडेड बाय 504, 1 माइनस 1.1726, ऐसा कुछ आंसर है क्या? तो टेल मी वेदर आंसर इज माइनस 0.1726, माइनस 0.1726 ये आंसर है क्या? माइनस 0.1726। आई होप थोड़ा बहुत कुछ समझा है आपको ये। तो आप विथ टाई विदाउट टाई दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्या? रैंक कैसे देने का समझा क्या कुछ? अगर समझो सेकंड एंड थर्ड के लिए टाई हुआ तो दोनों को 2.50 कर देने का, फोर्थ फिफ्थ सिक्स के लिए टाई हुआ तो 4 5 6 का अरिथमेटिक मीन 5 होता है, वो सबको वही नंबर दे देना फिर। समझा आपको ये? एंड टी क्या होता है? टी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ टाई। टी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ टाई। लगे तो इस पेज में लिख के रखोगे तो टी वेयर टी इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ टाई, लिख के रखो मेरे भाई। टी इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ टाई। तो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट विथ टाई एज वेल एज विदाउट टाई, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप? दोनों सॉल्व कर सकते हो क्या? पक्का? यस। Shall we stop here for the day, my friends? Yes, thank you very much, my friends.